तो स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यदि आप ये लेक्चर पूरा देखते हो तो आपके पूरे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर हो जाएंगे, तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन होता क्या है। द प्रोसेस थ्रू विच टू या मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्गन क्या हो, इंटरेक्ट करें और उनका जो फंक्शन हो एक दूसरे पे क्या कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी एक दूसरे पे डिपेंड करता हो। ठीक, अब बात करते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन मतलब जो न्यूरल के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक, तो न्यूरल द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है वो पॉइंट टू पॉइंट होता है, मतलब बहुत ही बहुत पास होता है। और क्विक कोऑर्डिनेशन होता है, बहुत जल्दी कोऑर्डिनेट होता है। ठीक, और बहुत शॉर्ट लिव और बहुत कम समय के लिए होता है। अब बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है, ये जैसे हार्मोन्स इसमें आएंगे। ठीक, ये नॉट क्विक कोऑर्डिनेशन, बहुत जल्दी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और बहुत लॉन्ग टाइम तक होगा। जैसे कि हार्मोन जैसे ही इंसुलिन निकल रहा है तो वो क्या होगा कि तुरंत ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन नहीं कन्वर्ट करेगा। इंसुलिन का क्या काम होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कन्वर्ट करना, तो ये तुरंत नहीं, थोड़ा धीरे धीरे वर्क करेगा और बहुत लेकिन लंबे समय तक इसका बहुत लंबे तक कोऑर्डिनेट करेगा, बहुत लंबे समय तक। ठीक, अब बात करते हैं न्यूरल सिस्टम। जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो क्या होता है, वेसिकली किससे मिलकर बना होता है, न्यूरॉन से। ठीक, तो क्या न्यूरल सिस्टम ऑफ द एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ द हाई स्पेशलाइज्ड सेल का न्यूरॉन्स। तो जो हमारा स्पेशल सेल होता है, जो न्यूरल सिस्टम जो बना होता है स्पेशल सेल से, उसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। अब बात करते हैं जो न्यूरल सिस्टम होता है बहुत वेरी सिंपल जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, लोअर इंवर्टिब्रेट में पाया जाता है, जैसे हाइड्रा हो गए। ठीक, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, इसमें क्या होता है, केवल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक, और जो कहते हैं बेटर ऑर्गेनाइज जो होता है न्यूरॉन्स नर्व सेल जो होता है वो किस में पाया जाता है, इंसेक्टों में पाया जाता है, बेटर ऑर्गेनाइज होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्रेन आ जाता है, इसमें ब्रेन प्रेजेंट होता है। जबकि वेरी सिंपल जो जैसे हाइड्राडर्म है इसमें ब्रेन नहीं होता है, केवल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स ही होते हैं। ठीक, इसलिए इसको वेरी सिंपल कहा जाता है लोअर इन्वर्टिब्रेट में। अथवा बेटर ऑर्गेनाइज किस में आ जाता है, इंसेक्ट में आ जाता है, जैसे कि ब्रेन, उसमें ब्रेन प्रेजेंट हो जाता है और नंबर ऑफ गैंग्लिया भी आ जाते हैं एंड न्यूरल टिश्यू भी होते हैं। ठीक, और जो मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम जैसे हम लोग में आ गया वर्टिब्रेट में क्या होता है, मोर डेवलप होता है, क्योंकि इसमें ब्रेन भी होता है और नंबर ऑफ गैंग्लियॉन्स भी होते हैं और हाईली स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स भी होते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। तो जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम होता है वो टू टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम जिसे सीएनएस कहते हैं, एक होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम जिसे पीएनएस कहते हैं। ठीक, पेरिफेरल नर्व सिस्टम या पीएनएस कहते हैं। ठीक, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है ये सेंट्रल में होता है, इसमें क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ठीक, सेंट्रल में। और पेरिफेरल जो होता है पेरिफेरल पार्ट में होता है हमारे बॉडी के। ठीक, तो जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, ब्रेन आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ठीक, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम का, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ऑफ साइट। तो ये मेन साइट है इंफॉर्मेशन का और प्रोसेसिंग करना और कंट्रोल करना, यही सबसे मेन साइट होता है। कौन, सीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम ही मेन साइट है कंट्रोल के लिए, क्योंकि यही जब प्रोसेसिंग कर लेगा तो उसके बाद वो किसको भेज देगा, पेरिफेरल नर्व सिस्टम को भेज देगा। ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ये एसोसिएटेड होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम से। ठीक, क्योंकि जो भी इसमें प्रोसेसिंग के बाद जो भी रिजल्ट आता है ये इसके द्वारा ही भेजा जाता है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम द्वारा। ठीक, तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम की बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं, एफरेंट फाइबर होता है, एक इफरेंट फाइबर होता है। तो एफरेंट फाइबर नाम से लग रहा है मतलब ये सेंट्रल नर्व सिस्टम में जाएगा, तो ऐसे फाइबर जो कहाँ जाएंगे, पेरिफेरल नर्व सिस्टम से सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास जाएंगे। ठीक, एफरेंट मतलब इंटर कर रहा है। ठीक, और इफरेंट मतलब एग्जिस्ट, मतलब बाहर निकल रहा है, ई से क्या होगा, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सेंट्रल नर्व सिस्टम से पीएनएस में जा रहा है, मतलब ये बाहर निकल रहा है, सेंट्रल नर्व सिस्टम से बाहर निकलेगा, ये सेंट्रल नर्व सिस्टम से पीएनएस में जाएगा। और एफरेंट नर्व फाइबर जो होता है वो पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्व सिस्टम से सेंट्रल नर्व सिस्टम तक क्या इंफॉर्मेशन को ले जाता है। तो ये अब बात करते हैं एफरेंट नर्व फाइबर जो है, यानी ये सेंट्रल नर्व सिस्टम से पेरिफेरल नर्व सिस्टम तक ले जा रहा है। ठीक, इसको हम फिर फर्दर दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होता है सोमैटिक नर्व सिस्टम, एक ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। जो सोमैटिक नर्व सिस्टम होता है, नाम है सोमैटिक इसलिए कि किस पे वर्क करेगा, स्केलेटल मसल पे। तो ये हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम से कहाँ ले जाएगा, इन्फॉर्मेशन को स्केलेटल मसल तक ले जाएगा। ठीक, तो ये ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स को कहाँ, सेंट्रल नर्व सिस्टम से स्केलेटल मसल तक। स्केलेटल मसल जैसे हमारे ये मसल्स हो गए वहाँ तक, मतलब ये सेंट्रल नर्व सिस्टम, जैसे ही यहाँ कोई इम्पल्स आया तो तुरंत ही वो सेंट्रल नर्व सिस्टम से कहाँ चला जाएगा, स्केलेटल मसल तक जाएगा। यानी ये किसको कंट्रोल कर रहा है, ये हमारे वॉलमेंट्री पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। यानी स्केलेटल मसल क्या है, हमारा वॉलंटरी पार्ट है, ये इसको कंट्रोल करता है। जो सोमैटिक नर्व सिस्टम है ये किसको कंट्रोल कर रहा है, वॉलंटरी पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। अब बात करें जो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है, ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स कहाँ, सेंट्रल नर्व सिस्टम से स्मूथ मसल। जो हमारे स्मूथ मसल जैसे हो गया स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सब पे ये कंट्रोल करता है। ठीक, इम्पल्स को ले जाता है। तो ये कहाँ इम्पल्स ट्रांसमिट करता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम से स्मूथ मसल। और किसको मतलब यानी ट्रांसमिट कर रहा है इम्पल्स को, इनवॉलेंट्री पार्ट को। ठीक, जैसे स्टमक हो गया इन सबको। ठीक, अब बात करेंगे, देखिए इसके भी दो पार्ट हैं, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के भी दो पार्ट हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, एक होता है सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक कब वर्क करेगा, जब रेस्ट में है। ठीक, जब हम रेस्ट में होते हैं तो उस टाइम कौन सा नर्व काम करता है, ऑटोनॉमिक का
पैरासिम्पैथेटिक वाला, ठीक, जब हम रेस्ट में होता है। जब सिम्पैथेटिक कब वर्क करेगा, जब इमरजेंसी आ गया, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी आ गया, जैसे कि हमने क्या हुआ कि ये कोई सांप देख लिया, तो उस कंडीशन में सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम ऑन हो जाएगा। सांप देख लिया या कभी शेर हमारे सामने आ गया तो तुरंत ही सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम वर्क करेगा, हम तुरंत वहाँ से भागने लगेंगे। देखिए अब बात करेंगे विसरल नर्व सिस्टम। ये भी किसको वर्क करता है, हमारे स्मूथ मसल को ही वर्क करेगा, ठीक, किस पे वर्क करेगा, स्मूथ मसल पे। लेकिन ये क्या करेगा, दोनों काम करेगा, यानी ये एफरेंट की तरह भी काम करेगा, इफरेंट की तरह भी, ये दोनों का वर्क करेगा, ठीक। यानी ये सेंट्रल नर्व सिस्टम से विसरल पार्ट तक भी ले जाएगा, विसरल पार्ट से सेंट्रल नर्व सिस्टम तक भी ले जाएगा। जो विसरल नर्व सिस्टम का जो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम होता था, ये केवल सेंट्रल नर्व सिस्टम से स्मूथ मसल तक ही ले जाता था इम्पल्स को, ठीक। लेकिन देखिए ये क्या है, विसरल नर्व सिस्टम, ये क्या है, ये भी पार्ट है किसका, पीएनएस का ही पार्ट है, ठीक। यही फेरिफेरल नर्व सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन डेट कंप्राइज होता है नर्व फाइबर एंड गैंग्लियंस एंड प्लेक्सिलस। इम्पल्स ट्रैवल करता है फ्रॉम सेंट्रल नर्व सिस्टम से वेस्कुलर विसरल ऑर्गन और विसरल ऑर्गन से फिर से सेंट्रल नर्व सिस्टम, ठीक। यानी ये दोनों तरह वर्क करता है, इफरेंट की तरफ भी एफरेंट की तरफ भी, जो विसरल नर्व सिस्टम है, ठीक। अब हम फिर से सब रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ह्यूमन नर्व सिस्टम होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ठीक। सेंट्रल नर्व सिस्टम में क्या आएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएंगे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम क्या है, इन्फॉर्मेशन और प्रोसेसिंग का, मतलब कि इन्फॉर्म करता है, प्रोसेसिंग और कंट्रोल का ये मेन साइट होता है, ठीक। इन्फॉर्मेशन का प्रोसेसिंग और कंट्रोल का मेन साइट होता है ये, ठीक। और ये जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है इससे ही एसोसिएटेड होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम से एसोसिएटेड होता है, ठीक। जितना भी इससे प्रोसेसिंग जो भी रिजल्ट आएगा ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम को भेज दिया जाता है, ठीक। अब बात करें पेरिफेरल नर्व सिस्टम, इसके दो पार्ट होते हैं, एफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर। एफरेंट मतलब जो ले जाएगा, सेंट्रल नर्व सिस्टम के तक पास ले जाएगा, इफरेंट फाइबर जो सेंट्रल नर्व सिस्टम से दूर ले जाएगा, ठीक। ये सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास ले जाएगा, सेंट्रल नर्व सिस्टम से दूर ले जाएगा, यानी कि देखिए ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम से कहाँ ले जाएगा, सेंट्रल नर्व सिस्टम तक एफरेंट वाला जो है ले जाएगा। और इफरेंट की बात करें तो ये सेंट्रल नर्व सिस्टम से इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा कहाँ तक, सेंट्रल नर्व सिस्टम से पेरिफेरल नर्व सिस्टम। यानी देखिए नाम से लग रहा है एग्जिस्ट, देखिए इससे हो गया इंटर, ठीक। ऐसे समझिए एंटर कर रहा है कहाँ, सेंट्रल नर्व सिस्टम में एंटर कर रहा है, और इफरेंट से हो गया कि एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ, सेंट्रल नर्व सिस्टम से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। अब जो ये जो है एफरेंट फाइबर, इसको भी दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं, कहता है सोमैटिक नर्व सिस्टम, एक ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। सोमैटिक से याद कर लिए स्केलेटल मसल, तो सेंट्रल नर्व सिस्टम ये ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स को कहाँ, सेंट्रल नर्व सिस्टम से स्केलेटल मसल तक, यानी हमारे वॉलंटरी पार्ट को ये कंट्रोल करता है, ठीक। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है सेंट्रल नर्व सिस्टम से स्मूथ मसल, यानी इनवॉलंटरी पार्ट को ये कंट्रोल करता है, ठीक। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिम्पैथेटिक, जब हम रेस्ट में है तो सिम्पैथेटिक वर्क करेगा, और जब हम बहुत ही इमरजेंसी आ गया तो उस टाइम सही, जब रेस्ट में तो पैरासिम्पैथेटिक वर्क करेगा, जब रेस्ट में आ गए, जब इमरजेंसी आ गया तो उस टाइम क्या होगा, सिम्पैथेटिक वर्क करेगा। अब बात करते हैं विसरल नर्व सिस्टम, ये दोनों काम करेगा सर, क्योंकि ये भी क्या है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम का वही पार्ट है, इसमें भी एफरेंट और एफरेंट दोनों तरह वर्क करेगा, ठीक। यानी ये कंप्राइज होता है किसका, नर्व फाइबर का, गैंग्लियन का और फ्लेक्सिलिस का ये बना होता है, ठीक। और इम्पल्स को ट्रैवल करता है सेंट्रल नर्व सिस्टम से विसरल तक, और विसरल से फिर सेंट्रल नर्व सिस्टम तक। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारे न्यूरल सिस्टम का, ये हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक। बात करते हैं जो न्यूरॉन्स होता है इसके थ्री पार्ट होता है, एक होता है सेल बॉडी, एक दूसरा होता है डेंड्राइट्स, ये हो गया डेंड्राइट्स, ठीक, ये सब, ठीक। और तीसरा होता है एक्सॉन, ये लंबा सा जो स्ट्रक्चर ये है एक्सॉन, थ्री पार्ट होते हैं, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं डेंड्राइट्स। जो डेंड्राइट्स होते हैं ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्स कहाँ, सेंट्रल बॉडी तक, सेंटर सेल बॉडी तक, ओके। तो ये एनसीईआरटी क्या लिखता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी तक इम्पल्स को ले जाता है, ठीक। अब बोला है दूसरा कि ये शॉर्ट फाइबर एंड ब्रांच होता है, ये क्या होता है, बहुत सारे ब्रांच होते हैं और शॉर्ट फाइबर होता है। फिर बात करते हैं सेल बॉडी। जो सेल बॉडी होता है ये इसमें कुछ साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक, कुछ सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, और कुछ इसमें क्या होता है, सर्टेन गैनुअल बॉडीज़ होता है, सर्टेन गैनुअल बॉडीज़ जिसे कहते हैं नेजल गैन्यूल्स। इसमें कुछ गैनुअल बॉडीज़ होते हैं छोटे छोटे, इसे कहते हैं गैनुअल, नेजल गैन्यूल्स कहते हैं। ये नेजल गैन्यूल्स डेंड्राइट्स तक भी फैला होता है, ठीक। ये नेजल जो गैन्यूल्स है ये डेंड्राइट्स पार्ट में भी होता है, ठीक। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट यानी एक्सॉन। जो एक्सॉन होता है ये क्या होता है, लॉन्ग फाइबर है, देखिए लॉन्ग फाइबर है, कैरी करता है इम्पल्स कहाँ, सेल बॉडी से पेरिफेरल पार्ट तक, यही कैरी करता है इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से दूर ले जाता है इम्पल्स को, ठीक। जबकि ये डेंड्राइट था सेल बॉडी की तरफ ले जाता था इम्पल्स को, ठीक। और क्या डिजिटल इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसका डिजिटल इन पे क्या होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को कहते हैं सिनेप्टिक नॉब्स। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके डिजिटल इन पे, इसी को कहते हैं सिनेप्टिक नॉब्स। कंटेन होता है न्यूरल ट्रांसमीटर, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, न्यूरल ट्रांसमीटर होता है, जो सिनेप्टिक नॉब्स होता है इसके अंदर न्यूरल ट्रांसमीटर होता है।
अब देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ये ऐसे ऐसे आ गए हैं, ठीक। तो ये जो है ये माइलिन शीट है, जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है ये माइलिन शीट है। इसमें छोटे छोटे ऐसे सेल टाइप के हैं, ठीक। इसको स्वान सेल कहते हैं। यही स्वान सेल है, यही इस माइलिन शीट को सीक्रेट करता है, ठीक। यही स्वान सेल है, यही माइलिन शीट को निकालता है। तो देखिए कुछ ऐसे गैप है, देखिए इस यहाँ पे क्या है आपका माइलिन शीट नहीं पाया जा रहा है। इसी गैप को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक, नोड ऑफ रेनवियर। अब जो एक्सॉन होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, या तो एक माइलिनेटेड हो जाएंगे यानी माइलिन शीट पाए जाएंगे, या अनमाइलिनेटेड हो जाएंगे जिसमें माइलिन शीट एब्सेंट होंगे, ठीक। तो ये देखिए ये जो हमने ये दिखाया आपको फिगर, इसमें माइलिनेटेड है ये, क्योंकि इसमें माइलिन शीट पाए जा रहे हैं, ठीक। एक होता है अनमाइलिनेटेड जिसमें माइलिन शीट नहीं पाया जाएगा, ओके। तो ये वाला एग्जाम है। माइलिनेटेड की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्वान सेल क्या होगा, फॉर्म करेगा, बनाएगा माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन, ठीक। तो यानी जो माइलिनेटेड होगा उसमें क्या होगा, स्वान सेल बनाएगा, क्या माइलिन शीट बनाएगा एक्सॉन अराउंड एक्सॉन, ठीक। ये किस में पाया जाएगा माइलिनेटेड वाला, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में, ठीक, यानी क्रीनियल नर्व में, ओके। ओके मैं बात कर दूँगा, हाँ। और जो अनमाइलिनेटेड होगा इसमें क्या होगा, स्वान सेल बॉडी डज नॉट फॉर्म करेगा माइलिन शीट। स्वान सेल क्या यहाँ पे मतलब माइलिन शीट नहीं बनाएगा अराउंड द एक्सॉन, ठीक। अब बात करेंगे ये जो इसमें ये किस में पाया जाएगा, एटोनॉमस नर्व सिस्टम और सोमैटिक नर्व सिस्टम, यानी जो ये पाया जाता है ये किस में पाया जाता है, ये हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम में पाया जाता था। सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या था, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आते थे, ठीक। और जबकि अनमाइलिनेटेड किस में होंगे, ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम और सोमैटिक नर्व सिस्टम, यानी क्या होगा ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम में पाए जाएंगे, कौन, अनमाइलिनेटेड वाले। अभी हमने आपको नोड ऑफ रेनवीर बताया था। नोड ऑफ रेनवीर क्या है, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट, ठीक। दो माइलिन शीट के बीच का जो गैप था उसी को क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवीर कहते हैं, ठीक। यही था ना गैप, इसको क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवीर। अब हम अपने न्यूरॉन को थ्री टाइप में डिवाइड कर सकते हैं न्यूरॉन्स को। एक होता है मल्टीपोलर, एक होता है बाईपोलर, एक होता है यूनिपोलर। जो मल्टीपोलर होता है उसमें एक एक्सॉन तो होगा, एक्सॉन तो एक ही होता ही है सभी में, चाहे बाईपोलर हो, चाहे मल्टीपोलर हो, चाहे यूनिपोलर हो, तो सभी में एक एक्सॉन जरूर होंगे, ठीक। जो मल्टीपोलर होगा उसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे। तो आपको पता है जो अभी हमने आपको फिगर दिखाया था वो किसका था, मल्टीपोलर का, क्योंकि इसमें ढेर सारे डेंड्राइट्स हैं, ठीक। यानी ऐसे था ना, इसमें ढेर सारे डेंड्राइट्स हैं, ठीक। ये था किसका, ये हमारा मल्टीपोलर का था। ये किस में पाया जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, यानी कि ब्रेन वाले पार्ट में पाया जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। अब बात करते हैं बाईपोलर। बाईपोलर इसमें एक एक्सॉन तो जो होगा ही, लेकिन इसमें जो डेंड्राइट्स होंगे केवल एक ही होंगे, यानी एक ही डेंड्राइट्स होंगे, ठीक। एक डेंड्राइट्स एक एक्सॉन होंगे, ठीक। इसमें ये किस में पाया जाता है, रेटिना ऑफ आई में पाया जाता है, ठीक। और यूनिपोलर की बात करें तो ओनली वन एक्सॉन होते हैं, ठीक। डेंड्राइट्स एब्सेंट होता है इसमें, ठीक। ये किस में पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, ठीक। तो ये देखिए केवल इसमें एक एक्सॉन ही होगा, इसमें डेंड्राइट्स नहीं होगा, ठीक। अब बात करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ऐसे यहाँ से टच किया या फिर ऐसे मच्छर यहाँ पे काटा, तो तुरंत हम ऐसे सुड़ाने लगते हैं, हटा लेते हैं। तो ये इम्पल्स जाता है हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम को, फिर वहाँ पे होते हैं ढेर सारे न्यूरॉन्स, ठीक। तो इसी न्यूरॉन्स पे जो एक्सॉन होते हैं, तो एक्सॉन का जो सरफेस होता है वो ऐसा होता है, जो ऊपर जो एक्सॉन का ये सरफेस होता है, ये एक्सॉन बहुत लंबा हुआ, उसमें लाइन से धीरे धीरे ऐसे फ्लो होते जाएंगे, ठीक। कंडक्शन फ्लो हो जाएगा एक्सॉन में, फिर एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में जाएगा, एक एक्सॉन से दूसरे सेल बॉडी में जाए, दूसरे सेल बॉडी से एक्सॉन में होते हुए फिर सेल बॉडी में ऐसे जाता रहेगा, ठीक। तो हम सबसे पहले अपने एक्सॉन की बात कर लेते हैं। जो हमारा एक्सॉन होता है, एक्सॉन का जो आउटर सरफेस होता है वो पॉजिटिव होता है, जब वो पोलराइज हो, जब उस पर कोई इंपल्स नहीं आया हो, तो हमारा जो आउटर उसका सरफेस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और इनर सरफेस होता है नेगेटिव, ठीक। तो जब कोई इंपल्स नहीं हो उस कंडीशन में जो होता है न्यूरॉन्स जो मेम्ब्रेन होता है, जब पोलराइज उसको बोलते हैं, ठीक। जब कोई इंपल्स नहीं है तो उस टाइम उसको बोलते हैं पोलराइज, ठीक। तो आउटर सरफेस पॉजिटिव होता है, इनर सरफेस नेगेटिव होता है। आउटर सरफेस पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे सोडियम आयन होते हैं, ठीक। ऊपर बहुत सारे सोडियम आयन होते हैं, सोडियम आयन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। और इनर सरफेस नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं अंदर, ठीक। इसीलिए इनर सरफेस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं जो न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होता है, किसके लिए परमिएबल है, सोडियम और पोटेशियम के लिए, ठीक। लेकिन पोटेशियम के लिए बहुत ही ज़्यादा वो परमिएबल होता है। सोडियम के लिए एनसीईआरटी लिखता है कि नियरली इम्परमिएबल, यानी कि परमिएबल तो है लेकिन नियरली इम्परमिएबल भी है, ठीक। एनसीईआरटी यही लिखता है इसके लिए। अब सोडियम के लिखता है, पोटेशियम लिखता है कि फुल्ली परमिएबल है, ठीक। यानी जो परमिएबल होता है वो सोडियम एंड पोटेशियम के लिए, सोडियम और पोटेशियम आ जा सकते हैं मेम्ब्रेन से, ठीक। लेकिन इम्परमिएबल होता है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल होता है, ये इसी में रहेगा, ठीक। अब बात करते हैं जब रेस्टिंग स्टेज है, यानी जब कोई इम्पल्स नहीं आया है तो उस टाइम वो कैसा होता है। तो जो जब रेस्टिंग स्टेज है तो उस टाइम पे जो इसका आउटर सर्वर पॉजिटिव होता है, इनर सर्वर नेगेटिव होता है, अभी हमने बताया आपको, ठीक। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो है इनसाइड हाई कंसंट्रेशन होता है पॉजिटिव
के प्लस एंड निगेटिव चार्ज प्रोटीन का, तो अंदर के प्लस और निगेटिव चार्ज प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक। इसीलिए क्या होता है, इनर सरफेस क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन वो ये देखिए के प्लस तो पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है, अंदर वाला सरफेस जो होता है बहुत ही ज़्यादा, अंदर वाला सरफेस निगेटिव होता है। अब बाहर का सरफेस पॉजिटिव होता है, क्यों? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन होता है सोडियम आयन का, सोडियम आयन बाहर बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक। यदि 3 सोडियम आयन बाहर है तो अंदर केवल 2 पोटेशियम आयन है, तो इससे भी क्या होगा कि अंदर निगेटिव चार्ज आ जाए, क्योंकि ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, 3 सोडियम बाहर है तो 2 के अंदर है, ठीक। अब बताते हैं कैसे ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक। कैसे ये मतलब सरफेस पोलराइज हुआ, ठीक। तो जो होता है एक्शन पोटेंशियल होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप के कारण बनता है, ठीक। ट्रांसपोर्ट होता है 3 सोडियम आउटवर्ड, ठीक, और 2 पोटेशियम इनवर्ड सेल, इसीलिए हमारा जो सरफेस होता है आउटर सरफेस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और इनर सरफेस जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है 3 सोडियम को बाहर की ओर भेजता है सरफेस में, ठीक। और जब पोलराइज की बात हो रही है, मतलब जब इम्पल्स नहीं तब की बात हो रही है, तो 3 सोडियम बाहर होते हैं और 2 के प्लस अंदर होते हैं, इसीलिए जो हमारा आउटर सरफेस होता है पॉजिटिव और इनर सरफेस नेगेटिव होता है, ठीक। तो आप इसी को एनसीईआरटी में पढ़ोगे, बहुत ही घुमा के दिया होगा, बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे एनसीईआरटी में पढ़ने पे, ठीक। इसी को मैंने बहुत ही शॉर्ट करके लाया, बहुत अच्छे तरीके से लाया, यदि आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक। तो रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, यानी रेस्टिंग स्टेज को ही कहते हैं पोलराइजेशन, पोलराइज जब है, ठीक। तो पोलराइज में क्या होगा, उसका आउटर सरफेस पॉजिटिव होगा, इनर सरफेस नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों? कि 3 सोडियम बाहर होते हैं, 2 पोटेशियम अंदर होते हैं, इसलिए जो होता है कि अंदर बाहर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है, ठीक। और जो हमारा ये मेम्ब्रेन है किसके परमिएबल होगा, केवल सोडियम और पोटेशियम के लिए ही परमिएबल है, जबकि इम्परमिएबल है निगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए। अब क्या है, व्हेन अ स्टिमुलेट इज अप्लाइड एट अ पॉइंट ए, तो यानी जैसे कोई इम्पल्स आया, ठीक, स्टिमुलेट जैसे ही आया किसी पॉइंट ए, हमारे तो यही क्या है, पॉइंट ए है, ठीक। कोई स्टिमुलेशन आया, ठीक, पॉइंट ए पे, तो फिर तो सरफेस क्या हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा, ठीक। डीपोलराइज मतलब यानी जो होगा यानी जो आउटर सरफेस जो इनर सरफेस हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, और आउटर सरफेस जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, और इनर सरफेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। डीपोलराइज का मतलब ये हुआ, ठीक। अब ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू स्टिमुलेशन सोडियम पंप ओपन, ठीक। जैसे स्टिमुलेट हुआ, स्टिमुलेशन आया तो उनसे क्या हो जाएगा, सोडियम पंप ओपन हो जाएगा, ठीक। यानी इन्फ्लक्स होगा सोडियम पंप के, सोडियम क्या अंदर आ जाएगा, किसमें, मेम्ब्रेन से। तो सोडियम जो बाहर था अंदर आ जाएगा, एक सोडियम, इन्फ्लक्स होगा ऑफ द सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो जाएगा, ऐसे ही होता रहेगा, और सोडियम आयन अंदर आते जाएंगे, इसलिए अंदर सरफेस का हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर का सरफेस का हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, और इनर सरफेस का हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो जब डीपोलराइजेशन की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस हो जाएगा निगेटिव, इनर सरफेस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और इसमें पूछता भी है कि डीपोलराइजेशन में किसका एंट्री होगा, जब डीपोलराइजेशन है तो उस टाइम किसका एंट्री हुआ, तो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, ठीक। ये सब क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन, ठीक। अब बात करते हैं रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन मतलब हुआ जैसा मेम्ब्रेन था फिर से वैसे ही बन जाए, तो यानी मेम्ब्रेन मतलब पहले क्या था, आउटर सरफेस क्या था, पॉजिटिव था, इनर सरफेस निगेटिव था, यानी वही मेम्ब्रेन वापस से डीपोलराइज हो जाए, मतलब फिर से वापस पॉजिटिव आउटर हो जाए और निगेटिव क्या हो जाए, इनर हो जाए, ठीक। यही बनाना है। तो इसमें ऐसे करने के लिए क्या होगा, जो सोडियम आयन का जो परमिबिलिटी है ऑफ द सोडियम आयन एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव, तो यानी जो सोडियम आयन बहुत कम समय के लिए ही अंदर तक आते रहेंगे, ठीक। बहुत कम समय के लिए परमिएबल हो गए सोडियम आयन आने के लिए, ठीक, बहुत कम समय के लिए, और उसके कुछ ही समय बाद आफ्टर स्टिमुलेशन विथ इन फ्रैक्शन, कुछ ही सेकेंड बाद, फ्रैक्शन अ सेकेंड, पोटेशियम डिफ्यूज होगा आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, कुछ ही सेकेंड बाद तुरंत ही क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक। यानी ई फ्लक्स हो जाएगा पोटेशियम का, ठीक। द मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, द रिस्टोर्ड क्या हो रहा है, रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन, तो वापस से रिस्टोर कर लेगा अपना रेस्टिंग पोटेंशियल, जैसे रेस्टिंग पोटेंशियल था वापस से रिस्टोर कर लेगा, ठीक। तो रीपोलराइजेशन मतलब क्या हुआ, वापस से फिर से पॉजिटिव मतलब पोलराइज हो जाना, यानी जो हमारा सरफेस का हो जाएगा, आउटर सरफेस का हो जाए पॉजिटिव हो जाए, इनर सरफेस नेगेटिव हो जाए। तो ऐसा कब होगा कि जो होगा कि जो सोडियम आयन है वो कुछ ही समय के लिए अंदर आते रहेंगे, कुछ ही समय के लिए वो परमिएबल होंगे, ठीक, ठीक। और फ्रैक्शन सेकेंड बाद तुरंत क्या होगा, पोटेशियम बाहर निकल जाएगा, और जैसे फिर से क्या हो जाएगा, पोटेशियम बाहर हो जाएगा, फिर से आउटर सरफेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पोटेशियम भी क्या है, पॉजिटिव ही है, तो आउटर सरफेस क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा, और इनर सरफेस फिर से क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करें कंडक्शन कैसे होता है, तो कंडक्शन की बात कर लें, तो जो स्टिमुलेशन आया था वो पॉइंट ए पे आया था, ठीक। पॉइंट ए पे आया था, पॉइंट ए क्या था, पहले पॉजिटिव था, बाद में क्या हो जाएगा, जैसे स्टिमुलेशन आएगा बाद में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक। और फिर से दोबारा क्या इधर क्या है, पॉजिटिव रहेगा ही। तो जो हमारा तो कंडक्शन होगा, कंडक्शन हमेशा मतलब कहाँ से होता है, पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ होता है कंडक्शन, ठीक।
तो हमारा जो इनर साइड की बात करें तो इनर साइड जो होगा फ्लो होगा करंट का, वो कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये सब एनसीईआरटी में लाइन है, ठीक। तो इनर साइड कैसे फ्लो होगा, यानी ए से बी की तरफ फ्लो होगा, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है। इनर साइड कैसे फ्लो करेगा, ए से बी, ठीक। और आउटर साइड कैसे फ्लो करेगा, बी टू ए, क्योंकि हमेशा फ्लो कैसे होता है कंडक्शन का, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ठीक। तो हमें स्टिमुलेशन कहाँ था, ए पे आया था, यानी ए वाला सरफेस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया तुरंत, ठीक। और ये क्या, बी वाला पॉजिटिव रहेगा ही, ठीक। तो हमारा हमेशा कंडक्शन कैसा होता है, बी से ए होता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे ही फ्लो होगा, बी से ए होगा, आउटसाइड साइड कैसे होगा, फ्लो होगा बी से ए, इनर साइड कैसे होगा, ए टू बी, ठीक। बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की। तो जो इम्पल्स पहले क्या हुआ, एक्सॉन तक तो आ गए, एक्सॉन तक ये था क्या था, आ गए इम्पल्स ऐसे से फ्लो करके, पॉजिटिव से नेगेटिव व नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे करके फ्लो करके आ गए एक्सॉन तक। अब क्या होगा, एक्सॉन के बाद वो क्या पहुँचेंगे, सिनेप्टिक नोव्स, जो ऐसे गोला गोला स्ट्रक्चर होते थे ना, उसमें पहुँचेंगे सिनेप्टिक नोव्स से। तो सिनेप्टिक नोव्स में होते हैं कि आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, इसी वेसिकल्स में क्या होते हैं, न्यूरल ट्रांसमीटर होते हैं, ठीक। तो क्या जैसे ही इम्पल्स आते हैं प्री सिनेप्टिक नोव्स, पहले वाले सरफेस को कहते हैं प्री सिनेप्टिक नोव्स, ठीक। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स कहते हैं पहले वाला सरफेस को, ठीक। जैसे क्या होता है, पहले सरफेस में इम्पल्स आते हैं, वो क्या होता है कि तुरंत क्या होता है, कैल्शियम गेट ओपन हो जाते हैं, यहाँ से कैल्शियम क्या होता है, अंदर आ जाता है, ठीक। ये सभी लाइन एनसीईआरटी में है, कैल्शियम क्या जाता है, अंदर आ जाता है। जैसे क्या होता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में जैसे ही इम्पल्स आता है, ठीक, इम्पल्स अभी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया आ गया, ठीक। तो हमारा जो होगा कैल्शियम अंदर आ जाएगा, ठीक। जैसे ही कैल्शियम अंदर आएगा वो बाइंड कर जाएगा न्यूरो ट्रांसमीटर सिनेप्टिक वेसिकल से, वो क्या हो जाएगा, तुरंत ही बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद वो रिलीज कराएगा न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक। यही न्यूरो ट्रांसमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्लो हो जाएंगे, ठीक, न्यूरो सिनेप्टिक क्लैप में चले जाएंगे, सिनेप्टिक क्लैप से क्या चले जाएंगे, दूसरे वाले में चले जाएंगे, सिनेप्टिक क्लैप से होते हुए किस में चले जाएंगे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में चले जाएंगे, ठीक। ऐसे ही होता है। तो यही हम पूरे लाइन भी लिखे, इसको बना के लिखे हैं, एनसीईआरटी पूरी लाइन है ये सब, ठीक। तो यही लाइन पहले क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में। तो इम्पल्स पहले क्या होता है, जैसे जनरेट होगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में, ओपन हो जाएगा कैल्शियम चैनल, ठीक। कैल्शियम फ्यूज होगा विथ सिनेप्टिक वेसिकल से, कैल्शियम आयन क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा किससे, ये सिनेप्टिक वेसिकल से, और सिनेप्टिक वेसिकल बस्ट हो जाएगा, फटेगा और रिलीज करेगा न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक। न्यूरो ट्रांसमीटर बस्ट रिलीज करेगा, और न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होगा, बाइंड करेगा किससे, यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक। मैं यहाँ पे भूल गया ये चीज़ बताना, यहाँ छोटे छोटे रिसेप्टर होते हैं, कहाँ, पोस्ट सिनेप्टिक वाले में। तो ये किससे, न्यूरो ट्रांसमीटर किससे बाइंड करेंगे, रिसेप्टर पे, रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। तो न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है कहाँ, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इसी से क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, तुरंत ही क्या होगा, सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक। सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा, और या तो ये क्या करेगा, या तो ये करेगा एक्साइटेटरी या तो इनविटरी, यानी एक्साइटेटरी मतलब यानी आगे फिर से ये फ्लो कराता जाएगा इम्पल्स का, या तो इन्विट कर जाएगा, इन्विट कर यानी इधर ही तक स्टॉप कर देगा, ठीक। देखिए ये एनसीईआरटी में फिगर दिखाया गया है, देखिए ये हमारा क्या है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है, ये प्री वाला है, ये पोस्ट वाला है न्यूरॉन्स, ठीक। और इसमें क्या हुआ कि तुरंत ही जैसे ही यहाँ देखिए, जैसे क्या हुआ, एक्सॉन में इम्पल्स आया, ठीक, प्री सिनेप्टिक वाले में, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में जैसे ही इम्पल्स आया तुरंत ही कैल्शियम गेट क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक। कैल्शियम क्या हो गया, इन्फ्लक्स हो जाएगा, और ये कैल्शियम बाइंड कर जाएगा किससे, न्यूरो ट्रांसमीटर से, ठीक। न्यूरो मतलब कि सिनेप्टिक वेसिकल से, सिनेप्टिक वेसिकल को ब्रस्ट करेगा, और सिनेप्टिक वेसिकल की क्या रिलीज करेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक। न्यूरो ट्रांसमीटर ये निकालेंगे, और यही न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होगा, इसके रिसेप्टर यानी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वाले रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने के बाद या तो इनविट वाला काम करेगा या एक्साइटेटरी वाला काम करेगा। अब देखिए जो सिनेप्टिक क्लैप्स होता है, इससे क्या कहते हैं, ये क्या होता है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच जो गैप होता है उसको ही क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लैप्स कहते हैं, एनसीईआरटी का लाइन है। देखिए एक होता है इलेक्ट्रिक सिनेप्स, एक होता है इलेक्ट्रिक, एक होता है केमिकल सिनेप्स। जो इलेक्ट्रिक सिनेप्स होता है, अभी हमने ये जो हमने पढ़ा था वो सभी क्या था, केमिकल सिनेप्स के बारे में था, ठीक। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम टाइप ऑफ न्यूरॉन्स यही होते हैं, हमारे जितने भी न्यूरॉन्स है लगभग सब इसी टाइप के होते हैं, केमिकल सिनेप्स वाले, ठीक। इसका फर्स्ट स्लो कंडक्शन होता है, धीरे धीरे कंडक्शन, क्योंकि एक न्यूरॉन से जाएगा, फिर न्यूरो ट्रांसमीटर में जाएगा, न्यूरो ट्रांसमीटर से फिर उसके रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर दूसरे न्यूरॉन्स में जाएगा, ऐसे होता है, तो इसलिए वो थोड़ा स्लो होगा, ठीक। और इसमें क्या होगा, सिनेप्टिक क्लैप्स पाए जाएंगे, ठीक। के बीच जो दो न्यूरॉन्स के बीच का डिस्टेंस है ना, उसी को सिनेप्टिक क्लैप्स कहते थे, वही ये होगा। जो इलेक्ट्रिक सिनेप्स होगा ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम होते हैं ये, और बहुत फास्ट ये मूव करते हैं, बहुत ही फास्ट, बहुत तेज मूव करते हैं, क्योंकि इसमें सिनेप्टिक क्लैप्स नहीं होते हैं, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, सिनेप्टिक क्लैप्स पाए ही नहीं जाते, एकदम पास पास होते हैं ये न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स बहुत पास पास होते हैं, ऐसे मैं दिखा दूँ आपको, ये बहुत ही पास पास न्यूरॉन्स होते हैं इसीलिए। अब बात करें सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी CNS, यानी हमारा ब्रेन।
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आएगा ब्रेन, ठीक, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है। तो ये जो हमारा ब्रेन होता है यही कहता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। तो यही हमारा मेन फंक्शन होता है ब्रेन। अब जो ब्रेन का कवर होता है उसको हम कहते हैं क्रीनियल मेनिंजेस, ठीक, और इसको होता है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 3 लेयर। ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। जो ब्रेन का कवर होता है क्रीनियल मेनिंजेस से कहते हैं, ये 3 लेयर से मिलकर बने होता है, ठीक। सबसे आउटर लेयर होता है डूरा मैटर, जो इनर होता है, ठीक, सॉरी मीडियल जो होता है उसको कहते हैं एरेक्नोइड। तो सबसे जो इनर होता है, सबसे अंदर वाला जो होता है वो होता है पाया मैटर, ठीक। जो पाया मैटर होता है यही होता है कॉन्टैक्ट किसके, हमारे ब्रेन टिश्यू से। ब्रेन टिश्यू से यही कनेक्ट होता है, मतलब कॉन्टैक्ट होता है, ठीक, क्योंकि इनर वाला है इसीलिए। तो ड्यूरा सबसे आउटर है, एरेक्नोइड मिडिल है, और पाया जो है इनर है, और यही कनेक्ट होगा हमारे ब्रेन टिश्यू से, ठीक। अब बात करेंगे जो हमारा ब्रेन है कैन बी डिवाइड इनटू 3 पार्ट। हम अपने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ठीक। तो सबसे पहले बात करें फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में हमारे 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेरेब्रम की। तो जो सेरेब्रम होता है ये मेजर पार्ट होता है ब्रेन का, सबसे मेजर, सबसे ज़्यादा यही पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक। और जो सेरेब्रम होता है इसमें देखिए जो ऐसे डीप होते हैं, ऐसे, ये हमारा ब्रेन है ऊपर, ठीक। हम ये फ्रंट वाला पार्ट दिखा रहे हैं अपने ब्रेन का, ठीक, ऊपर से दिखा रहे हैं, ठीक। तो ये है, तो ये 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड होते हैं, ठीक। अब ऐसे अपने जब भी काटोगे ब्रेन को, पहले ये हटाओगे बाल तो ऊपर देखोगे ऐसे 2 पार्ट में ऐसे होते हैं, ठीक। तो डीप क्लैप होता है डिवाइड इनटू सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडिनल इनटू 2 हाफ। तो ये कहते हैं बीच से इसको डिवाइड करता है 2 हाफ में। एक डीप क्लैप लगता है बीच में जो इसको डिवाइड करता है ब्रेन सेरेब्रम को 2 पार्ट में, ठीक। जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो राइट वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक। 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक। अब जो ये हेमिस्फीयर है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक। ये जो हेमिस्फीयर है, अब इसकी बात करते हैं केवल एक की, हेमिस्फीयर की ना, ये इस एक की, ठीक, एक की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए हम इसको ऐसे आपको दिखाते हैं ना, ये मान लीजिए ये वाला है, ये एक पार्ट है, इसको मैंने ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक, ये ऐसे। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको ये आउटर पार्ट जो होता है उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, आउटर वाले पार्ट को। इनर वाले पार्ट को कहते हैं, इनर जो होता है ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर, बहुत सारे नर्व फाइबर के ट्रैक होते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं। तो जो आउटर पार्ट्स होता है वो उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्पस कॉलोसम, ठीक। ये इसी का कर रहे हैं, किसी एक का ही दिखा रहे हैं, किसी एक हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक। उसका जो आउटर पार्ट है वो क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इनर पार्ट है कॉर्पस कॉलोसम, ठीक। तो जो आउटर जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है, कवर्ड होता है हेमिस्फीयर, ये कवर करता है किसको, हेमिस्फीयर को हमारे, ठीक। प्रॉक्सिमल फोल्ड, इसमें कुछ फोल्ड होते हैं, इसमें कुछ गड्ढे होते हैं, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ऐसे कुछ गड्ढे होते हैं, प्रॉक्सिमल फोल्ड होते हैं कुछ, क्योंकि ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके ब्रेन का, ठीक। कंटेन मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन एंड एसोसिएशन एरिया, ठीक। इसके पास होता है मोटर एरिया होता है, सेंसरी एरिया होता है, एसोसिएशन एरिया होता है। जो एसोसिएशन एरिया होता है बहुत अच्छा होता है क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होता है कम्युनिकेशन, मेमोरीज और एसोसिएशन के लिए। तो ये मेन रिस्पॉन्सिबल है किसके, हमारे मेमोरी के लिए, कम्युनिकेशन जो हम बातें कर रहे हैं, जो एसोसिएशन जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन, एसोसिएशन एरिया। ये किस में पाया जाता है, तो ये सभी किस में है, सेरुबेलम के, सेरुबेलम की कौन से पार्ट में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक। हेमिस्फीयर, सेरेब्रम हेमिस्फीयर के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या है, तीनों एरिया होते हैं, मोटर एरिया भी होते हैं, सेंसरी एरिया भी होते हैं और एसोसिएशन एरिया, ठीक। मोटर एरिया जो क्या कहते हैं, ले जाते हैं न्यूरॉन, सेंट्रल नर्व सिस्टम। मोटर क्या होता है, जो ऐसा एरिया होता है जो न्यूरॉन्स जो सेंट्रल नर्व सिस्टम से दूर ले जाते हैं। सेंसरी एरिया जो सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास ले जाते हैं। जो एसोसिएशन एरिया होता है वो क्या होता है, ये कम्युनिकेशन, मेमोरी और एसोसिएशन के लिए होता है, ठीक। अब बात करते हैं गैरी सप्रियर इसका होता है, जो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ये कुछ ग्रे कलर का होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूरल सेल बॉडी प्रेजेंट होता है, क्योंकि देखिए अब मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक, किसी एक हेमिस्फीयर है, तो ऊपर क्या है कॉर्टेक्स हो गया, नीचे हो गया हमारा कॉर्पस कॉलोसम हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल बॉडी होगा, यहाँ पे इसका एक्सॉन होगा, यहाँ सेल बॉडी, यहाँ एक्सॉन, यहाँ सेल बॉडी, यहाँ एक्सॉन, ठीक, ऐसे होंगे, ठीक। तो ये क्या होगा, यहाँ ऊपर ढेर सारे सेल बॉडी होंगे, इसलिए जो सेल बॉडी कहाँ होंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, ठीक। यानी जो सेल बॉडी जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स तो हो गए ढेर सारे, तो न्यूरॉन्स का जो सेल बॉडी कहाँ प्रेजेंट होगा, उसके कॉर्टेक्स वाले एरिया में, ठीक। इसीलिए कैसा इसका अपीयरेंस होता है, ग्रे कलर का, ठीक। तो एक बार फिर से जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करें, ये आउटर पार्ट होता है, ये कवर करता है हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, ठीक। इसमें कुछ गड्ढे होते हैं, ठीक, और इसमें मोटर एरिया भी होता है, सेंसरी एरिया होता है और एसोसिएशन एरिया भी यही होता है, ठीक। एसोसिएशन एरिया मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होता है कम्युनिकेशन, मेमोरी और एसोसिएशन के लिए, ठीक। और इसका कलर जो ग्रे कलर का ये होता है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल बॉडी पाए जाते हैं, ठीक। न्यूरॉन्स का सेल बॉडी प्रेजेंट होता है। अब आते हैं कॉर्पस कॉलोसम, यहाँ पे होता है, ये इनर पार्ट है, ये अंदर का पार्ट का है सेरेब्रल कॉर्पस कॉलोसम, ठीक। इसमें क्या होता है, ढेर सारे ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर,
जैसे नर्व फाइबर होता है का ट्रैक होता है, ठीक, रास्ता होता है, ट्रैक रास्ता जाता है यहाँ से, ठीक, ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर होता है, ठीक, जो इसीलिए इसका अपीयरेंस कहता होता है वाइट अपीयरेंस होता है। ऐसा क्यों कि यहाँ रास्ता है जैसा नर्व फाइबर का, तो यहाँ क्या होगा, माइलिन सीट होंगे, ठीक। एक्सॉन का यदि जैसा ट्रैक है, रास्ता है, तो यहाँ पे देखिए ये एक्सॉन होंगे, तो एक्सॉन होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइलिन सीट होगा। इसका वाइड अपीयरेंस होता है कॉर्पस कॉलोसम का। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ माइलिन सीट ऑफ एक्सॉन, क्योंकि माइलिन सीट होता है एक्सॉन का, इसीलिए, ठीक। एक बार फिर से आप भूल ना जाएं, जो होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक आउटर एक इनर। आउटर में आता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है कि ये कवर करता है हेमिस्फीयर को, ये इसमें गड्ढा होता है, ये मोटर एसोसिएशन मोटर सेंसरी और एसोसिएशन एरिया होता है, और इसका अपीयरेंस ग्रे कलर का होता है क्योंकि इसमें न्यूरॉन सेल बॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक। अब कॉर्पस कॉलोसम की बात करें तो यहाँ ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर होता है, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए इसका अपीयरेंस कैसा होता है, वाइट होता है, क्योंकि ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर यानी है, तो यानी क्या होगा, माइलिन सीट प्रेजेंट होगा, तो माइलिन सीट है इसीलिए कैसा होता है, वाइट अपीयरेंस होता है किसका, कॉर्पस कॉलोसम का। तो हमारे फोर ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले हमने सेरेब्रम की बात कर ली, अब हम बात करते हैं थैलेमस की। तो थैलेमस जो होता है वो कैसा होता है, रैप्ट करता है, मतलब अराउंड, यानी जो सेरेब्रम होता है एक स्ट्रक्चर को ढका होता है, उसको क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। एनसीईआरटी की लाइन ही है, उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक। विच इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर द सेंसरी और मोटर सिग्नल। तो ये मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर किसके लिए, जो हमारा सेरेब्रम था वो तीनों के लिए था, मोटर एरिया था, सेंसरी एरिया था और एसोसिएशन एरिया था। लेकिन ये जो है विच इज़ मेजर कोऑर्डिनेशन है किसके सेंटर, किसके लिए, सेंसरी और मोटर सिग्नल के लिए, ठीक। अब बात करेंगे हाइपोथैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड के प्रति भी वर्क करता है, ठीक। तो हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये बेस ऑफ थैलेमस पे पाया जाता है, थैलेमस के बेस पे पाया जाता है ये, ठीक। ये किसका कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीट का आया 2019 का क्वेश्चन है। ये कंट्रोल कौन किसको करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को, और साथ ही साथ अर्ज, गुस्सा, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, सॉरी मतलब भूख और प्यास को फीलिंग कराना, ठीक, भूख और प्यास लगना, ये भी किससे कंट्रोल हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। तो इसका ये बॉडी टेम्परेचर के लिए भी है इंपॉर्टेंट, और किसके लिए, भूख और प्यास के लिए भी, ठीक। अब ये जो थैलेमस है ये लिम्बिक सिस्टम के भी बात कर लेते हैं, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम क्या है, ठीक। तो लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम जो है इनर पार्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का। तो इनर पार्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, ये क्या सा पार्ट है, इनर पार्ट में ही आएगा, ठीक। आउटर पार्ट था क्या, कॉर्टेक्स था, इनर पार्ट में क्या था, हमारा कॉर्पस कॉलोसम था इनर पार्ट में, ठीक। तो ये हमारे इनर पार्ट में ही आएगा, कौन, लिम्बिक लोब जो है इनर पार्ट में आएगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर के, ठीक। इसके दो पार्ट होते हैं लिम्बिक लोब में, दो पार्ट आते हैं, एक आता है एमेंगडेला, एक आता है हिप्पोकैम्पस। तो जो लिम्बिक लोब होता है मिलकर बना होता है एमेंगडेला और हिप्पोकैम्पस से मिलकर बना होता है, ठीक। और यही लिम्बिक लोब के साथ क्या होगा, हाइपोथैलेमस मिल जाएगा और कुछ बहुत अच्छा वर्क करने लगेगा, किसमें, लिम्बिक लोब के साथ मिलकर हाइपोथैलेमस किसमें के रेगुलेशन में काम करेगा, एक तो सेक्सुअल बिहेवियर, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर के लिए जिम्मेदार होगा, एक तो किसके लिए, किसको रेगुलेट करेगा, हमें एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, हमारे इमोशन के लिए, ठीक। जैसे हो गया एक्साइटमेंट, हमें एक्साइटमेंट आता है, प्रेजेंट आता है, प्रशंसा होती है, रेज, गुस्सा आता है, डर लगता है, ये सब के लिए जिम्मेदार होता है जब एक लिम्बिक सिस्टम के साथ ही मिलता है तो हाइपोथैलेमस, ठीक। अब बात करेंगे मिड ब्रेन। जो हमारा मिड ब्रेन है वो लोकेटेड होगा कहाँ, थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। यानी मिड ब्रेन किसके बीच होगा, या तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में ही होगा, यही बता रहा है, थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन, कि ये बीच में होता है, ठीक। इसमें एक कैनाल पाया जाता है, ठीक, जिसको सेरेब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं, जो पास होता है किससे, मिड ब्रेन से। तो मिड ब्रेन से एक यहाँ पे कैनाल पाया जाता है जिसको हम सेरेब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं, वो पास होता है मिड ब्रेन से, ठीक। ये भी है, अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछा भी एनसीईआरटी में टेस्ट में, ठीक। अब बात करते हैं डॉर्सल पोजीशन ऑफ द मिड ब्रेन। जो डॉर्सल पोजीशन होता है मिड ब्रेन के कंसिस्ट होता है मेनली 4 राउंड सैल्विंग लोब्स। यहाँ पे जो इसके डॉर्सल पोजीशन पे क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे लोब्स पाए जाते हैं, ठीक, लोब्स, छोटे छोटे लोब्स पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं गोले गोले सैल्विंग लोब्स पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस क्वाड्रेमिज्म कहते हैं। तो जो मिड ब्रेन के डॉर्सल पोजीशन पे छोटे छोटे राउंड सैल्विंग लोब्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉर्पा क्वाड्रेमिना, ठीक, यही कहते हैं। अब ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट बात करते हैं हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन के बारे में बात करते हैं। जो हैंड ब्रेन होता है वो 3 लोग से मिलकर बना होता है, 3 इसका पार्ट होता है। एक होता है पॉन्स, एक होता है सेल, देखिए यहाँ पे लिखा है सेरिबेलम, ठीक। जबकि फोर ब्रेन में था सेरेब्रम था, सेरेब्रम थैलेमस हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है। जबकि मिड ब्रेन का पार्ट है पॉन्स, सेरिबेलम और मेडला ऑब्लोंगेटा, ये इसके तीनों पार्ट हैं। जो पॉन्स होता है, तो जो पॉन्स होता है वो क्या होता है, फाइबर ट्रैक होता है डेट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। तो एक रास्ता है क्या था जो क्या कहता है, डिफरेंट ब्रेन के डिफरेंट रीजन को जोड़ता है, ठीक।
जो पॉन्स होता है ये कहता करता है डिफरेंट बहुत सारे रीजन को, ब्रेन के बहुत सारे रीजन को क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है। ठीक, अब बात करते हैं सेरिबेलम की बात करते हैं। जो सेरिबेलम होता है इट हैज़ वेरी सीन कन्वोल्यूटेड सर्फेस। तो ये क्या है, बहुत सारे यहाँ कन्वोल्यूटेड सर्फेस होते हैं जो क्या करता है, प्रोवाइड कराता है एडवेंशियल सर्फेस ऑफ मेनी मोर न्यूरॉन्स। यानी जो सेरिबेलम है उसमें बहुत सारे क्या होता है, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं सेरिबेलम में। तो ये इट हैज़ वेरी कन्वोल्यूटेड सर्फेस होता है, इट हैज़ वेरी कन्वोल्यूटेड सर्फेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल सर्फेस ऑफ मेनी मोर न्यूरॉन्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक, तो ये ऐसा इट हैज़ वेरी कन्वोल्यूटेड सर्फेस होता है, ऐसा कन्वोल्यूटेड सर्फेस होता है जहाँ पे बहुत सारे जो प्रोवाइड करता है बहुत सारे न्यूरॉन्स को। अब बात करते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ याद कर लीजिए, हमने आपको उसमें भी पढ़ा था रेस्पायरेशन वाले यानी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था आपको। उसमें हमने बताया था जो पॉन्स होता है ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर भी होता है। ठीक, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ पाया जाता है, पॉन्स में पाया जाता है, पॉन्स वाले रीजन में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो हमारे रेस्पायरेशन को रेगुलेशन में वर्क करता है। ठीक, ये चीज़ एक्स्ट्रा लिख लीजिए आप, एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक, क्योंकि ऑलरेडी उस वाले में है, ब्रीदिंग और एक्सचेंज वाले गैस वाले में है ये चीज़। ठीक, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ पाया जाता है, पॉन्स वाले रीजन में। अब बात करते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक, ये इसके पास बहुत सारे सेंटर होते हैं। एक तो ऐसे याद कर लीजिए इसके पास 3 सेंटर होते हैं। एक तो होता है कंट्रोल रेस्पायरेशन के लिए सेंटर होता है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्शन के लिए और गैस्ट्रिक सिक्रेशन के लिए। तो इसका ऐसे याद कर लीजिए, सांस लेना, धड़कना, दिल का धड़कना और खाने का पचना सब इसी से ही कंट्रोल है, ऐसे याद कर लीजिए आप। ठीक, तो इसके पास बहुत सारे सेंटर, एक तो हमारे रेस्पायरेशन के लिए भी है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी है और गैस्ट्रिक सिक्रेशन के लिए भी है। तो इधर हमारे ब्रेन के पार्ट सभी खत्म होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन के पार्ट खत्म होते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं, नाम से लग रहा है स्टेम मतलब शाखा, ब्रेन की शाखा। तो कौन बनाता है ब्रेन स्टेम, एक्चुअली 3 लोग बनाते हैं ब्रेन का स्टेम। कौन, एक पॉन्स होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा और मिड ब्रेन, सॉरी ये है मिड ब्रेन। ठीक, यहाँ दिख नहीं रहा है, एक है मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ब्रेन की शाखा बनाते हैं। ठीक, जो कनेक्शन करते हैं बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यही क्या कनेक्शन का काम करता है, किसमें, किसके बीच, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच कनेक्शन का काम करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन एक्शन है रिफ्लेक्शन आर्ट की। तो क्या होता है, कभी आप जैसे ही आप तावे पे हाथ रखते हैं तो आप तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो आपने ये चीज़ ब्रेन से नहीं किया, आपने ये तुरंत सर्डन हुआ। तो ये देखिए कुछ ऐसे होते हैं, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन एक्शन, तुरंत रिफ्लेक्ट में हुआ एक्शन, ऐसे एक्शन जो रिफ्लेक्शन में हुआ हमारे। ठीक, तो इसी कहते हैं रिफ्लेक्शन एक्शन। रिफ्लेक्शन एक्शन क्या है, सडन विथड्रॉ ऑफ अ बॉडी पार्ट विच कम इन कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट दैट एक्सट्रीमली हॉट, कोल्ड, पॉइंटेड एंड एनिमल्स। तो सडन विड्रॉ कर लेना अपने बॉडी पार्ट को, कम टू कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट में जो क्या हो, एक्सट्रीमली हॉट हो, बहुत गर्म हो, बहुत ठंडे हो, या पॉइंटेड मतलब बहुत नुकीले हो, या कुछ एनिमल हो। ठीक, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन एक्शन कहते हैं। ठीक, ये रिफ्लेक्शन एक्शन कैसे होता है, तो इंटायर प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल टू पेरिफेरल नर्व सिस्टम स्टिमुलेशन। ये सभी जो प्रोसेस हैं ये किसके रिस्पॉन्सिबल है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के स्टिमुलेशन करने के लिए, कि इसको स्टिमुलेट करने के लिए ये सभी रिस्पॉन्सिबल है एक्शन, रिफ्लेक्शन एक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं ये जो रिफ्लेक्शन एक्शन है कैसा है, इनवॉलेंट्री है। ठीक, ये सभी लाइन एनसीईआरटी का है, कोई लाइन मैंने एनसीईआरटी का काटा नहीं हूँ, एक एक लाइन है इसमें। हर लेक्चर में अपना एनसीईआरटी का हर लाइन मैं लिखता हूँ, कोई लाइन छूटता नहीं है मुझसे। ओके, तो हम बात करते हैं जो इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री ये होता है क्योंकि हम यदि सोच के यदि काम करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। ठीक, तो हम तुरंत रिफ्लेक्शन में इसका एक्शन होता है, इसलिए क्या है, इनवॉलेंट्री है। ठीक, इसका जो ये प्रोसेस रिफ्लेक्शन एक्शन कैसा है, इनवॉलेंट्री है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन एक्शन हम कहते हैं क्या है, डिफिनेशन की बात करें, विदाउट कॉन्शियस इफर्ट या थ्रू द रिक्वायर्ड इनवॉलेंट्री ऑफ सीएनएस या सीएनएस यानी कौन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो यानी विदाउट कॉन्शियस इफर्ट, जो हमारे मतलब चेतना जो हमें मतलब कॉन्शियस इफेक्ट जो हमें बिना कॉन्शियस इफेक्ट के ही ठीक रिक्वायर्ड हो इनवॉलेंट्री ऑफ सीएनएस, किसके, इनवॉलेंट्री ऑफ सीएनएस मतलब स्पाइनल कॉर्ड। इसमें स्पाइनल कॉर्ड इनवॉलेंट्री कह रहे हैं, इन्वॉल्व होता है इसमें हमारा कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस का कौन सा पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। ठीक, तो ये बिना कॉन्शियस इफेक्ट का है, बिना कॉन्शियस इफेक्ट है हमारा। ठीक, बिना कॉन्शियस इफेक्ट के है, और इसमें कौन सा पार्ट हमारा होता है, स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस का कौन सा पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, जो हमारा रिफ्लेक्शन एक्शन होता है एक एफरेंट न्यूरॉन और एक इफरेंट न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। एफरेंट न्यूरॉन को कहते हैं रिसेप्टर, इफरेंट न्यूरॉन को कहते हैं एक्सिटर। ठीक, एनसीईआरटी की लाइन ही है। जो एफरेंट न्यूरॉन होता है ये रिसीव करता है सिग्नल को। एफरेंट न्यूरॉन क्या करेगा, सिग्नल को, एफरेंट का काम ही क्या है कि सिग्नल को कहाँ ले जाना, सेंट्रल नर्व सिस्टम तक ले जाना। ठीक, तो हमेशा सिग्नल कैसे जाएगा, ये रिसीव करता है सिग्नल को, सिग्नल को रिसीव करने के बाद किसको देगा, सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल को रिसीव किया
उसको यहाँ ले जाएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे जो एफरेंट नर्व सिस्टम है ये तुरंत किसको दे देगा, डोर्सल नर्व रूट को देता है। ठीक, यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यही लाइन एक आ जाता है। तो जो एफरेंट न्यूरॉन है ये सेंसरी ऑर्गन से किसको देगा, डोर्सल नर्व रूट को देगा, उससे फिर कहाँ जाएगा, सीएनएस में जाएगा। सीएनएस अभी कौन सा पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड वाले पार्ट में। ठीक, अब यही फिर एफरेंट नर्व सिस्टम, अब क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड तुरंत हमको मैसेज देगा कि क्या करना है, तो एफरेंट न्यूरॉन क्या करेगा, फिर जो होगा सीएनएस यानी जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है, एफरेंट न्यूरॉन क्या करेगा कि एफरेंट न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम से कहाँ ले जाते हैं, सेंट्रल बॉडी पार्ट तक। ठीक, यानी इफरेंट जो होता है वो कहाँ तक ले जाते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम तक ले जाते हैं, बॉडी पार्ट से कहाँ, सेंट्रल नर्व सिस्टम तक ले जाते हैं। और इफरेंट जो होता है वो सेंट्रल नर्व सिस्टम से कहाँ ले जाते हैं, बॉडी पार्ट तक। लेकिन इसमें जो होता है एफरेंट वाले में डोर्सल नर्व रूट आ जाते हैं, जो कि मैं अभी फिगर दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। और इसका जो एग्जाम्पल है न्यू जॉइंट रिफ्लेक्शन है, इसी का मतलब एग्जाम्पल है। ठीक, तो जो हमारा रिफ्लेक्शन एक्शन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एफरेंट न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ठीक, ये रिसीव करता है सिग्नल कहाँ, सेंसरी ऑर्गन से डोर्सल नर्व रूट तक, डोर्सल नर्व रूट से सीएनएस तक ले जाता है। अब फिर इफरेंट तक, इफरेंट के पास जाएगा तो इफरेंट क्या करेगा, इफरेंट कौन होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम से सेंसरी ऑर्गन तक ले जाता है। देखिए न्यू जॉइंट रिफ्लेक्शन के बारे में दिखाया गया एनसीईआरटी में। ठीक, इसमें क्या है, इसके जैसे यहाँ पे मारा जा रहा है, बीट किया जा रहा है, तो ये पैर ऊपर कर लेगा। ठीक, ऐसे कर लेगा, न्यू जॉइंट रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्स कर देगा। ठीक, ऐसा कैसे होगा, ये तुरंत जैसे इस पर किया तुरंत ये रिस्पॉन्स करेगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, इसके मसल यहाँ पे होते हैं, मसल के पास कुछ रिसेप्टर होते हैं, मस्कुलर स्पाइनल रिसेप्टर होते हैं। ये किससे, यही रिसेप्टर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैसेज आएगा वो तुरंत जाएगा एफरेंट पाथवे। एफरेंट पाथवे में कौन कौन आएंगे, ये एफरेंट पाथवे से होते हुए किसमें जाएगा, डोर्सल रूट गैंग्लियन तक। हमने बोला था इसमें एफरेंट वाले में क्या आ जाएंगे, डोर्सल रूट गैंग्लियन आ जाएंगे। फिर वहाँ से वो कहाँ जाएगा, सीएनएस। सीएनएस में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है हमारा। ठीक, ये पार्ट क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड तुरंत किस में चला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए एफरेंट पाथवे में। एफरेंट पाथवे से होते हुए कहाँ चला जाएगा, मोटर या हमारी फैक्टर तक चला जाएगा। ठीक, एक बार फिर से जैसे यहाँ पे हमने इसको बीट किया, मारा यहाँ पे, तो तुरंत ये मस्कुलर रिसेप्टर यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। मस्कुलर रिसेप्टर यहाँ पे मैसेज भेजेगा किसको, एफरेंट पाथवे को। एफरेंट पाथवे ले जाएगा डोर्सल रूट गैंग्लियन, यहाँ पे कहा जाता है डोर्सल रूट गैंग्लियन। ये डोर्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए इसमें बीच में ये आ जाता है एफरेंट पाथवे में, रूट गैंग्लियन से होते हुए कहाँ चला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से फिर क्या आ जाएगा मैसेज, हमारे इफरेंट पाथवे से होते हुए फिर वापस हमारे इफेक्टर पे पहुंच जाएगा। ठीक, और ये तुरंत ये क्या कर देगा, पैर को उठा लेगा अपने। अब सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे सेंसरी ऑर्गन कौन हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, और मुंह के नाक कान मुंह टंग जीभ हो गया, ये सब हो गया। ठीक, तो हमारे सबसे पहले नोज़ की बात करेंगे, नाक की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कंटेंट म्यूकस। तो जो हमारे नाक में क्या होता है, कंटेंट होता है म्यूकस कोटिंग रिसेप्टर। हमारे नाक में कौन सा रिसेप्टर होता है, म्यूकस कोटिंग रिसेप्टर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। ठीक, हमारे नाक में क्या होता है, म्यूकस कोटिंग रिसेप्टर होता है, जिसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। मेड ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया, ये किसका बना होता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया का। दैट कंस्टिट्यूट 3 काइंड ऑफ सेल, इसमें 3 तरह के सेल होते हैं। ठीक, एक होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया एक्सटेंड। ठीक, जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया, इसमें 3 टाइप के सेल होते हैं। अब बात करेंगे जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया है, एक्सटेंड आउट ऑफ द नोज इनटू पेयर ऑफ द ब्रॉड बीन सेल। जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया है वो पूरे बाहर से लेके, जो हमें पूरे बाहर से, नाक के पूरे बाहर से लेके कहाँ तक फैला होता है, एक ब्रॉड बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। वहाँ तक ये फैला होता है जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया है। कहाँ तक फैला होता है, बाहर, मतलब नाक के बाहर से ले के बात कर लें, वहाँ से लेके कहाँ तक फैला होता है, ब्रॉड बीन साइज ऑर्गन होता है, वहाँ तक फैला होता है। ठीक, ऑल्फैक्टरी बल्ब एक्सटेंड ऑफ द ब्रेन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। और यही ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है वो कहाँ चला जाता है, ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम से ये अटैच होता है। ठीक, ये एक्सटेंड होता है। ठीक, अब बात करते हैं टंग की। तो जो टंग होता है उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक रिसेप्टर होते हैं। जो नोज है उसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो टंग होता है उसमें टेस्ट बर्ड होता है। ठीक, और यही टेस्ट क्या करता है, डिटेक्ट करता है टेस्ट को। कौन डिटेक्ट करता है, टेस्ट बर्ड। और यही टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, गैस्ट्रिक रिसेप्टर को दे देते हैं, और यही गैस्ट्रिक रिसेप्टर फिर क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल दे देता है। ठीक, तो एनसीईआरटी के लिए 2 लाइन दी है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का एक लाइन में यहाँ पे लाता हूँ, कोई लाइन में मिस नहीं करता हूँ एनसीईआरटी का। ठीक, तो यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, अपने लेक्चर पढ़ते हो, तो भी आपके सिलेक्शन होंगे। अब बात करते हैं नोट। इंपॉर्टेंट यही है कि जो नोज और टंग है वो डिटेक्ट करते हैं डिजॉल्व केमिकल। जो हमारे नोज और टंग है एक्चुअली वो कैसे सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, वो जो डिजॉल्व केमिकल वहाँ होते हैं उसी से डिटेक्ट करते हैं। जैसे नोज़ जो हमारे एयर में डिजॉल्व केमिकल होते हैं उससे वो डिटेक्ट करेगा हमारा नोज़। जो हमारे टंग में जो उसके डिटेक्ट केमिकल होते हैं उससे कौन डिटेक्ट करेगा, टंग कर लेगा। ठीक, अब हम अपना अगला सेंसरी ऑर्गन की बात करेंगे, आई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो जो हमारा आई है वो लोकेटेड कहाँ होगा, सॉकेट ऑफ स्कल
ऑर्बिट, यानी जो हमारे स्कल के मतलब जो सॉकेट होगा स्कल के उसी में होगा, ठीक, इसको ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पार्ट ऑफ आई की। जो आई के 3 पार्ट होते हैं, होता है स्केलेरा, कोराइड और रेटिना। आँख के 3 पार्ट होते हैं, स्केलेरा, कोराइड और रेटिना। ठीक, तो जो सबसे आउटर पार्ट है उसको स्केलेरा कहते हैं, उसको जो मिडिल वाला है उसको कोराइड कहते हैं, और सबसे जो अंदर पार्ट है उसको रेटिना कहते हैं। तो 3 पार्ट होते हैं, स्केलेरा, कोराइड और रेटिना, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे आई के। जो होता है स्केलेरा, इसका जो आगे वाला पार्ट है, तो देखिए जो स्केलेरा है इसके जो आगे वाला पार्ट है इसको कहते हैं कॉर्निया। तो स्केलेरा के जो आगे वाला पार्ट है, स्केलेरा का आगे वाला पार्ट, इसको ही क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, जो वाइट कलर का पार्ट होता है। ठीक, अब बात करते हैं जो कोराइड होता है, कोराइड के जो आगे वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं सिलेरी बॉडीज। जो स्केलेरा के आगे वाला पार्ट था उसको कॉर्निया कहते थे, जो कोराइड के आगे वाला पार्ट था उसको कहते हैं सिलेरी बॉडीज। ये सिलेरी बॉडीज, और इसी सिलेरी बॉडीज से, और देखिए यही जो सिलेरी बॉडीज है इससे कुछ एक्वाटिक स्ट्रक्चर निकलता है, मतलब कि जिसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक, तो जो हमारा सबसे पहले स्केलेरा था, स्केलेरा के आगे वाला पोजीशन को कॉर्निया कहते हैं, कोराइड है, कोराइड के आगे वाले पोजीशन को सिलेरी बॉडीज कहते हैं। सिलेरी बॉडीज में क्या होता है, कुछ प्रोजेक्शन निकलता है, इसको आइरिस कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे ये लेंस। ठीक, इसी कॉर्निया, यही जो है कॉर्निया में ही होता है लेंस, मतलब कोराइड वाले पार्ट में, सॉरी कोराइड वाले पार्ट में ही होता है लेंस। तो कोराइड वाले में जो लेंस होता है ये इसके जो सिलेरी बॉडीज का जो लिगामेंट है इसी से जो जुड़ा होता है, सिलेरी बॉडी के लिगामेंट से। ठीक, तो हमारा सबसे आउटर क्या है, स्केलेरा, स्केलेरा के जो आगे वाले पार्ट को कहते हैं कॉर्निया। ठीक, बीच वाला लेयर क्या है, और कोराइड, कोराइड के जो आगे वाला लेयर है उसको कहते हैं सिलेरी बॉडीज। ठीक, सिलेरी बॉडीज में कुछ प्रोजेक्शन होता है उसको आइरिस कहते हैं, और यही आइरिस, यही सिलेरी बॉडी से ये भी लेंस भी अटैच होता है हमारा। ठीक, अस्सी सबसे अंदर वाला है रेटिना। रेटिना में ही है, रेटिना में ही आपको पढ़ना है फोबिया और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पढ़ना है। ठीक, और रेटिना जो है यही हमारा सेंसरी ऑर्गन होता है, इसी में गैंग्लियन भी पाए जाते हैं और कुछ रॉड एंड कोन्स भी पाए जाते हैं, इसके बारे में फोटो रिसेप्टर सेल भी पाए जाते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे डिटेल। ठीक, तो जो हमारा आई है उसके 3 पार्ट होते हैं, होता है स्केलेरा, कोराइड और रेटिना। स्केलेरा जो होता है सबसे एक्सटर्नल लेयर होता है, कोराइड जो होता है मिडिल लेयर होता है, और रेटिना जो होता है इंटरनल इनर लेयर होता है, इनर लेयर। ठीक, जो स्केलेरा होता है इसका जो ये क्या होता है सबसे एक्सटर्नल लेयर होता है। ठीक, और इसका जो आगे वाला एंटीरियर पोजीशन होता है स्केलेरा का उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। अभी जो हमने सब बताया वही है। अब बात करते हैं दूसरा कोराइड। ठीक, कोराइड जो है मिडिल लेयर है। ठीक, इसमें कंटेन होता है मेनी ब्लड वेसल्स एंड लुक ब्लूइश इन कलर। तो जो कोराइड होता है वो बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए हल्का ब्लू कलर का ये दिखता है कोराइड। ठीक, जो इसका पोस्टीरियर सरफेस होता है, जो पीछे का सरफेस होता है वो थिन होता है, पीछे का 2/3 पार्ट, मतलब पीछे का ज़्यादा सरफेस जो है 2/3 पार्ट जो होता है थिन होता है, और जो एंटीरियर 1/3 पार्ट होता है वो क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिलेरी बॉडीज। ठीक, तो जो हमारा पोस्टीरियर था जो अभी हमने दिखाया था आपको, रुकिए मैं फिर से बात दिखा देता हूँ ना। देखिए जो ये पोस्टीरियर सरफेस था, जो ये पीछे का कितना सरफेस 2/3 पार्ट, पीछे का कितना 2/3 पार्ट, ये क्या है, थीन है, बहुत पतला है, थीन है 2/3 पार्ट। ठीक, मतलब जितना ज़्यादा पार्ट क्या है, थीन है, और केवल 1/3 पार्ट क्या है, वो क्या है, थिक है, मोटा है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, सिलेरी बॉडीज कह रहे हैं। ठीक, तब पढ़ लेते हैं। देखिए तो क्या है, पोस्टीरियर 2/3 पार्ट थीन है, तो एंटीरियर 1/3 पार्ट ठीक होता है, इसको क्या कहते हैं, सिलेरी बॉडीज कहते हैं। ठीक, और हमने अभी बताया सिलेरी बॉडीज से क्या निकलेगा, आइरिस निकलेगा। ठीक, सिलेरी बॉडी से ही अटैच होगा आइरिस, और लेंस निकलेंगे। ठीक, लेंस मतलब उससे अटैच होंगे सिलेरी बॉडी से। तो हम बात करेंगे आइरिस की। तो आइरिस जो होता है, सिलेरी बॉडी कंटिन्यूस टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ऑब्क्यूट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइरिस। तो सिलेरी बॉडी से कंटिन्यूस फॉर्म होगा स्ट्रक्चर, अभी वो कैसा होगा, पिगमेंटेड और ऑब्क्यूट स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या कहेंगे, आइरिस कहेंगे। यही जो होता है विजुअल कलर पोजीशन ऑफ आइस, यही हमें आइस को क्या कहता है, विजुअल कलर देता है, विजुअलिटी कलर क्या यही देता है आइरिस ही। ठीक, आइरिस ही क्या आँख को क्या देता है, विजुअलिटी कलर देता है आँख को, मतलब हमारे आइस को। ठीक, अब बात करते हैं जो लेंस की। जो लेंस होता है ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और हेल्ड होता है लिगामेंट ऑफ सिलेरी बॉडीज। तो जो लेंस होता है वो किससे हेल्ड होता है, सिलेरी बॉडीज से हेल्ड होता है, मतलब पकड़ा होता है, सिलेरी बॉडी से अटैच होता है। ठीक, अब बात करते हैं प्यूपिल्स। जो प्यूपिल्स होते हैं इसके फ्रंट पार्ट, लेंस के एकदम फ्रंट पार्ट पे होता है, एकदम फ्रंट पार्ट ऑफ लेंस होता है। ठीक, द अपर्चर सराउंडिंग बाय द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। तो ये एकदम फ्रंट पार्ट पे, ये जो है लेंस है, इसी के फ्रंट पार्ट पे क्या होता है, प्यूपिल्स होता है, और क्या होता है, जो होता है सराउंडेड होता है आइरिस से। ठीक, आइरिस, ठीक, आइरिस से सराउंडेड होता है, और जो डायमीटर होता है प्यूपिल को, वो कौन रेगुलेट करता है, आइरिस ही रेगुलेट करता है। तो डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेट बाय मस्कुलर फाइबर ऑफ आइरिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन भी बने नीट में भी और टेस्टों में भी। ठीक, तो जो प्यूपिल है वो क्या है, प्यूपिल क्या है, फ्रंट है, लेंस के एकदम आगे वाला पोजीशन है, फ्रंट पार्ट ऑफ लेंस है। ठीक, जो सराउंडेड होता है आइरिस से, चारों तरफ इसके क्या होता है, आइरिस होते हैं। ठीक,
इसी को प्यूपिल्स कहते हैं। और प्यूपिल्स जो होता है डायमीटर को रेगुलेट करता है। आपको पता है कभी आप कभी अचानक से कुछ ज़्यादा मतलब खतरनाक चीज़ दे दोगे तो आपके प्यूपिल्स एकदम डाइल्यूट हो जाएंगे, छोटा हो जाएंगे, प्यूपिल बड़ा हो जाता है, आपने देखा होगा ना। तो ऐसा, तो डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय मस्कुलर फाइबर ऑफ आइरिस। अब बात करते हैं रेटिना, जो तीसरा लेयर है रेटिना, ये क्या है, इनर लेयर है, सबसे अंदर का लेयर है। कंटेन 3 टाइप ऑफ न्यूरल सेल, इसके पास 3 टाइप के न्यूरॉन सेल होते हैं, 3 टाइप के सेल होते हैं। एक होता है गैंग्लियन सेल होता है, बाइपोलर सेल होता है, फोटो रिसेप्टर सेल होता है। ठीक, तो हमेशा मैसेज कैसे आएगा, मतलब इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होगा। ठीक, सबसे पहले फोटो रिसेप्टर सेल से कहाँ जाएगा, पोलर बॉडी से कैसे में जाएगा, गैंग्लियन से कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में। ठीक, जब ये सिग्नल भेजना होगा तो क्या होगा, इस जो रेटिना होता है ये सेंसरी पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा सेंसरी पार्ट होता है, इसी में इमेज बनते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा, फोटो रिसेप्टर सेल होगा, फोटो रिसेप्टर सेल से इम्पल्स को ले जाएगा बाइपोलर सेल में, बाइपोलर से गैंग्लियन में। ठीक, तो जो फोटो रिसेप्टर सेल होता है सबसे आउटर होता है, फिर बीच में बाइपोलर, सबसे इनर ये होता है। ठीक, तो इसको GPP भी याद कर सकते हैं, GBP, आपको जैसे याद करें, जो भी आपके फॉर्मूला बने हो हम तो ऐसे याद करते हैं GBP। ठीक, और मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, गंगूबाई का फोटो। ठीक, गंगूबाई का फोटो और ये अंदर वाला पार्ट है गंगूबाई, मतलब गैंग्लियन अंदर है और फोटो रिसेप्टर आउटर है। ठीक, अब बात करते हैं फोटो रिसेप्टर सेल जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल जो है 2 टाइप होते हैं, एक होता है रॉड, एक होता है कॉन। ठीक, तो जो रॉड होता है ये ट्यूबलाइट यानी कि स्कोपिक वर्जन के लिए होता है, मतलब जो नाइट वर्जन के लिए, ऐसा भी बोल सकते हैं, नाइट वर्जन के लिए होता है। ठीक, जो कॉन्स होता है ये डे लाइट यानी फोटोपिक या कलर लाइट वर्जन के लिए होता है। ठीक, जो ये रॉड होता है ट्यूबलाइट या स्कोपिक वर्जन के लिए होता है, जो ये रॉड होता है, ये कॉन्स होता है ये डे लाइट या फोटोपिक कलर वर्जन के लिए होता है। तो ऐसे रॉड को ऐसे याद करते हैं ट्यूबलाइट, जिससे रॉड का ट्यूबलाइट ऐसे होता है ना, रॉड वाला ट्यूबलाइट, बस हम इसको ऐसे याद करते हैं, रॉड का ट्यूबलाइट होता है, ट्वीलाइट लिखा है, ओके, ट्वीलाइट होता है यानी स्कोपिक वर्जन होता है। ठीक, जो कौन सा होता है डे लाइट होता है, फोटोपिक या कलर वर्जन होता है। ठीक, अब बात करते हैं जो रॉड होता है ये क्या होता है, कंटेंट होता है इसमें पर्पल रेड प्रोटीन, इसमें क्या होता है, पर्पल रेड कलर का प्रोटीन होता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, रोडोप्सिन कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, पर्पल रेड प्रोटीन होता है, इसको रोडोप्सिन कहते हैं। ये होता है विजुअल पर्पल, इसे कैसा दिखता है, विजुअल पर्पलाइज होता है। ये किसका डेरिवेटिव होता है, विटामिन ए का होता है। ठीक, ये जो रॉड होता है इसको ट्यूबलाइट वर्जन के लिए होता है। ठीक, ये कंटेंट होता है पर्पल रेड प्रोटीन होता है, काल रोडोप्सिन कहते हैं, और रोडोप्सिन जो क्या है, विटामिन ए का डेरिवेटिव है। ठीक, अब बात करते हैं कौन है, डे लाइट के लिए या कलर लाइट के लिए है। ठीक, कंटेंट होता है 3 टाइप ऑफ द प्रोटीन, इसमें 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं, रेड कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए और ब्लू कलर के लिए। ठीक, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक, क्योंकि इसमें कलर है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, क्योंकि किसके लिए, कलर वर्जन के लिए। ठीक, अब बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की बात कर लेते हैं हम। ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, नाम से लगा ब्लाइंड मतलब अंधेरा, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, किसी प्रकार की इमेज बनता ही नहीं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल ही नहीं होते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट की बात करें तो यहाँ पे जब फोटो रिसेप्टर सेल ही नहीं है तो यहाँ पे कोई इमेज बनेगा ही नहीं है। ठीक, तो ब्लाइंड स्पॉट की बात करें तो फोटो रिसेप्टर सेल आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन, तो फोटो रिसेप्टर सेल इस रीजन में नहीं होता है। ठीक, केवल इस रीजन में क्या पाया जाता है, ऑप्टिक्स नर्व पाए जाते हैं, रेटिनल्स पाए जाते हैं, रेटिना वाले रेटिनल्स ब्लड वेसल पाए जाते हैं। ठीक, इन दिस रीजन, तो इस रीजन में क्योंकि यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि इस रीजन में क्या होता है, ऑप्टिकल नर्व पाए जाते हैं, रेटिना ब्लड वेसल पाए जाते हैं, इसलिए इस रीजन में हमारे फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होते हैं। तो देखिए यही हमारा ब्लाइंड स्पॉट है, देखिए यहाँ दिखा रहा है ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑप्टिक्स नर्व है, रेटिनल ब्लड वेसल है, ये सब ब्लड वेसल यहाँ से निकलती है, इससे यहाँ पे कोई किसी प्रकार का फोटो रिसेप्टर सेल नहीं है। ठीक, इस पूरे में ये फोटो रिसेप्टर सेल है, पूरे रेटिना पर, यहाँ पे नहीं है। ठीक, इसमें देखिए यही है फोबिया, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमको, बहुत ही अच्छा विज़न, सबसे अच्छा विज़न इधर ही होता है, सबसे अच्छा हमको इधर ही दिखाई देता है, कि इमेज सबसे अच्छा इधर ही फॉर्म होता है फोबिया पे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो होता है बहुत सारे कॉन पाए जाते हैं, कॉन आपको पता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि कलर वर्जन के लिए होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्स पाए जाते हैं, मैक्सिमम कॉन्स पाए जाते हैं। देखिए एनसीईआरटी क्या लिखता है फोबिया के बारे में, ये क्या होता है, पोस्टीरियर पोल ऑफ आई इज लेटर टू द ब्लाइंड स्पॉट के लेटर पार्ट में। तो फोबिया क्या है, पोस्टीरियर पोल है, पोस्टीरियर सबसे पीछे है, आई सबसे पीछे है, लेटर टू द ब्लाइंड स्पॉट, अभी हमने आपको दिखाया था कहाँ पे है, ब्लाइंड स्पॉट के लेटर साइड में, एंड अ येलो पिगमेंट स्पॉट, एक येलो कलर का पिगमेंट स्पॉट होता है, इसको हम म्यूक्यूल एरिया कहते हैं। ठीक, इसी पे येलो कलर का पिगमेंट स्पॉट पाया जाता है, इसको मैकुलर लुटिया कहते हैं, विथ सेंटर पीट, जिसके सेंटर पीट को म्यूक्यूल लुटिया के सेंटर पीट को क्या कहते हैं, फोबिया कहते हैं। ठीक, तो फोबिया क्या है, पोस्टीरियर सरफेस, आई के पोस्टीरियर सरफेस पे है, और ब्लाइंड स्पॉट के लेटर साइड में। ठीक, एक येलो कलर का पिगमेंट मतलब स्पॉट पाया जाता है, इसको म्यूक्यूल लुटिया कहते हैं, म्यूक्यूल लुटिया के बीच में ही एक सेंटर पीट
पीठ को ही हम क्या कहते हैं, फोबिया कहते हैं। अब ये फोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोन और डेंसली पैक, यहाँ पे कोन बहुत सारे डेंसली पैक्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोन पाया जाता है, ठीक। इसलिए विजुअल एक्टिविटी इज़ ग्रेटर, यानी जो रेजुलेशन होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है यहाँ पे। विजुअल एक्टिविटी यानी रेजुलेशन जो होता है सबसे ग्रेटेस्ट होता है, ठीक। अब मैकेनिज्म ऑफ विजन की बात कर लें तो हमारा जैसे ही क्या होता है, विजुअल वेवलेंथ ऑफ फोकस क्या होता है, रेटिना पे जैसे ही क्या होता है आता है, तो हमारे रेटिना पे जैसे विजुअल वेवलेंथ होता है, मतलब लाइट का जो विजुअल कलर वाला वेवलेंथ जैसे ही आता है, फोकस होता है, तो पोटेंशियल जनरेट होता है रॉड एंड कोन पे। तो हमारा जो फोटो रिसेप्टर सेल है रॉड एंड कोन, उस पर क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट होने लगेगा, ठीक। यही पोटेंशियल जो होता है फोटो पिगमेंट, अब हमारा रॉड कोन क्या है, फोटो पिगमेंट है या फोटो रिसेप्टर है, ठीक। तो फोटो रिसेप्टर जो फोटो पिगमेंट होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ऑप्सिन और रेटिनल। ऑप्सिन क्या है, प्रोटीन है, रेटिनल क्या है, एल्डिहाइड है। ये कई बार पूछा है कि रेटिनल क्या है, एल्डिहाइड है कि अल्कोहल है, ऐसे करके पूछा है। ऑप्सिन क्या है, प्रोटीन, रेटिनल क्या है, एल्डिहाइड। इस पर बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, ठीक। ये जो फोटो पिगमेंट है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ऑप्सिन है, रेटिनल। और यही का क्या होता है, डिसोसिएशन हो जाता है। जैसे क्या होता है, ये विजुअल लाइट इस पर पड़ता है, ठीक। ये देखिए डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन, डिसोसिएशन हो जाएगा किससे, रेटिनल किससे, ऑप्सिन से क्या डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जैसे इस पर वेवलेंथ विजुअल कलर का वेवलेंथ पड़ेगा, ठीक, जिससे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ऑप्शन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, यानी पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो यानी पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा ऑन फोटो रिसेप्टर सेल, ठीक। यही पोटेंशियल क्या होगा, देखिए यही पोटेंशियल क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। ये पोटेंशियल अब जो जनरेट हुआ ये पोटेंशियल ट्रांसमिट होगा कहाँ, फोटो रिसेप्टर सेल से बाइपोलर। अभी हमने आपको बताया था यही फॉर्म, ये क्या होता है, सबसे आउटर पार्ट होता है, ठीक। ये पोलर फोटो रिसेप्टर सेल से बाइपोलर सेल से गैंग्लियन, और गैंग्लियन के पास क्या होता है, ब्रेन के पास होता है। तो ये गैंग्लियन क्या करेगा, पोटेंशियल ट्रांसफर टू ऑप्टिक्स नर्व। ये गैंग्लियन क्या करेगा, ऑप्टिक्स नर्व को यही किसको दे देगा, गैंग्लियन हो गया, कहाँ जाएगा, पोटेंशियल कहाँ जाएगा, ऑप्टिक्स नर्व के पास जाएगा, तो विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, जो क्या है विजुअल कॉर्टेक्स है ब्रेन का, ठीक। यही था। तो अब हम बात करते हैं ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ईयर है इसका ये दो काम करता है, एक तो हियरिंग भी करता है, एक मेंटेन ऑफ बॉडी बैलेंस। ये तो हमारे बॉडी का बैलेंस करता है, जैसे हम अभी मूव कर रहे हैं, हिल रहे हैं, तो हमारे बॉडी के बैलेंस में रख रहा है, ठीक। इसका दो काम है, हियरिंग और बॉडी बैलेंस में। तो डिवाइड इंटू 3 मेजर पार्ट, इसको 3 मेजर सेक्शन में हम इसको डिवाइड करते हैं अपने ईयर को। एक होता है आउटर ईयर, ये मिडिल ईयर, इनर ईयर, ठीक। तो सबसे आउटर पार्ट होता है आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर पार्ट इनर ईयर कहते हैं, ठीक। जो आउटर ईयर की बात करें तो आउटर ईयर में ईयर पिन्ना होगा, ठीक। ईयर पिन्ना होगा ऐसे, ईयर पिन्ना, ठीक। फिर क्या होगा, कैनाल होगा, ठीक। आउटर ईयर में क्या होगा, इनर पिन्ना, कलेक्ट करता है वाइब्रेशन ऑफ ईयर की वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है। जो अभी हम बोल रहे हैं सभी वाइब्रेशन उसमें जा रहा है, ठीक। फिर आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, अगला आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी इसको कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक। ये तीनों ही क्या है, आउटर ईयर के पार्ट है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम भी कहते हैं, ठीक। जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं, जो फट जाता है, लोग कहते हैं फट जाएगा, ठीक, ईयर ड्रम कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं जो ईयर ड्रम होता है, जो आउटर पार्ट इसका होता है स्किन, आउटर पार्ट स्किन का बना होता है, जबकि इनर जो होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। तो जो ईयर ड्रम है इसका आउटर पार्ट होता है स्किन से बना होता है, इनर पार्ट जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। तो आउटर ईयर में क्या है, ईयर पिन्ना आएगा, वो कलेक्ट करता है वाइब्रेशन ऑफ एयर को। फिर आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, ठीक, जो ये कैनाल है उसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस कहते हैं। फिर आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका जो आउटर पार्ट होता है स्किन का बना होता है, इनर पार्ट म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। और इसी में क्या होता है, हमारे इसी में जो ये पियर पिन्ना और इसमें ऑडिटरी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में क्या होते हैं, हमारे वैक्स और हेयर पाए जाते हैं। तो देखिए भाई, वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड एंड हेयर प्रेजेंट इन स्किन ऑफ पिन्ना एंड मियटस और पिन्ना में क्या पाया जाता है, वैक्स और हेयर पाए जाते हैं। तो देखिए अब क्या है कि ये जो हमारा ईयर है, ये क्या है, ईयर पिन्ना है, ये क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। फिर क्या है, यही है हमारा ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। ये जिसका आउटर पार्ट क्या होता है स्किन का होता है, इनर पार्ट होता है म्यूकस का, ठीक। अब ये देखिए इसके बाद आता है इनर ईयर, ये पार्ट है इनर ईयर का, ठीक। इसमें आता है मेलस इंके स्टेपर्स, यानी हो गया जिसे हम क्या कहते हैं ईयर ऑस्किल्स कहते हैं। ईयर ऑस्किल्स में क्या है, मेलस इंके स्टेपर्स, ये क्या है, ये बोन ही है, ठीक, मेलस इंके स्टेपर्स। और उसके बाद फिर आता है यहाँ पे एक ओवल विंडो, इसी के पास होता है यहाँ पे एक ओवल विंडो, और इधर होता है राउंड विंडो, ठीक है। इधर ऊपर होता है ओवल विंडो, ये जो अटैच होता है मेलस इंके स्टेपर्स जो अटैच होता है वो किससे अटैच होता है, आपके ओवल विंडो से। इसी के नीचे होता है राउंड विंडो, ठीक। आइए देखिए एक लंबा सा ये ट्यूब गया है, इसको कहते हैं स्टूजियन ट्यूब कहते हैं, ठीक। क्योंकि ये किससे होता है, ये फेरिंक्स से जुड़ा होता है। तो ये किसको जोड़ता है, ये हमारे ईयर को फेरिंक्स को जोड़ता है, ठीक। तो हम अपने मिडिल ईयर की बात करें तो मिडिल ईयर में क्या आएगा, एक तो आएगा पहला आएगा ईयर ऑस्किल में क्या कहेंगे, मेलस इंके स्टेपर्स, ठीक। अरेंज होंगे चैन लाइक फ्यूजन, एक चैन लाइक फ्यूजन में अरेंज होगा, अभी हमने आपको दिखाया था।
जो मैलस होगा वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा, जो स्टेपेज होगा वो ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया से जुड़ा होगा। अभी हमने आपको दिखाया था जो मैलस होता है, देखिए ये जो ये मैलस है, ये वाला ये मैलस है ना, ये यहाँ बहुत खच गया होगा, मैं आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना। तो ये देखिए जो मैलस है ये जुड़ा हुआ है इसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यही ना है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इससे जुड़ा है मैलस। और जो ये स्टेपिस है, स्टेपिस ये किससे जुड़ा है, हमारे राउंड ओवल विंडो से ऑफ कॉक्लिया। तो देखिए यही वो बोल रहा है कि जो मैलस होता है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, जो स्टेपिस होता है वो ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया से जुड़ा होता है। सभी एनसीईआरटी लाइन है, कोई एनसीईआरटी लाइन स्किप नहीं करता हूँ मैं, ठीक। ये ईयर ऑस्किलर इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड को, तो साउंड के एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। यानी हम इसको एक धीरे से बोलेंगे हेलो तो उसको बढ़ा देगा, उसके वाइब्रेशन को बढ़ाता है ये, तो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ईयर ऑस्किलर यही काम है, ठीक। अब बात करते हैं ओवल विंडो और राउंड विंडो, ठीक। तो ओवल विंडो क्या होता है भाई, यहाँ स्टेपिस में जुड़ा होता है और उसी के नीचे तो क्या होता है, राउंड विंडो होता है, ठीक। ये सब मिडिल ईयर के ही पार्ट हैं। स्ट्रीजियन ट्यूब अभी हमने बताया था, ये कनेक्ट करता है किसको, मिडिल ईयर को किससे, फेरेंक्स से। तो हमारे फेरेंक्स से जोड़ता है। जब हम बहुत तेज़ चिल्लाते हैं तो हमारा कुछ आवाज़ हमारे गले में आ जाता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हमारे कान का पर्दा फटे ना, इसलिए हम कुछ ये क्या कहता है उसके वाइब्रेशन को अंदर नीचे स्ट्रीजियन ट्यूब से भेज देता है, इसके यदि प्रेशर ज़्यादा है तो, ठीक। तो ये हमारा हो गया मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर में ईयर ऑस्किल्स आएंगे, मैलसिंग स्टेपिस ईयर ऑस्किल्स के पार्ट है। फिर आएगा आपका ओवल विंडो, राउंड विंडो और स्ट्रीजियन ट्यूब, ठीक। अब बात करते हैं इनर ईयर। तो इनर ईयर का दो काम है, एक तो इनर ईयर का ही सब काम है, ठीक। इनर ईयर का क्या काम है, हेयरिंग करता है, एक तो सुनने में काम करेगा, एक बैलेंसिंग करता है। सुनने में कौन काम करेगा, कॉक्लिया। इनर ईयर का कॉक्लिया वाला पार्ट होगा वो हियरिंग में आएगा यूज़, और जो बैलेंसिंग में किसका यूज आएगा, वेस्टिबुलर अपरेचर का। जो वेस्टिबुलर अपरेटस है वो किस में वर्क करेगा, बैलेंसिंग में, ठीक। तो देखिए क्योंकि मैं आपको बड़ा कर दूँ ना, तो देखिए ये जो कॉइल पार्ट है इसको कॉक्लिया करते हैं, ये इनर ईयर आ गया अब, ठीक। ये इनर ईयर है, ठीक। तो ये जो कॉइल पार्ट है इसको कॉक्लिया कहते हैं। और ये देखिए ऐसे तीन ऐसे कैनाल बने हैं, इसको वेस्टिबुलर अपरेटस कहते हैं। देखिए यहाँ ये लिखा भी होगा, ये वेस्टिबुलर अपरेटस है, ये क्या है, कॉक्लिया है, ठीक। कॉक्लिया किस में करेगा, हियरिंग में हेल्प करेगा, और वेस्टिबुलर अपरेटस किस में वर्क करेगा, बैलेंसिंग में, ठीक। इसी के पार्ट को हम दोनों पार्ट को पढ़ेंगे। और देखिए जो ये हमारा ईयर है ये एक कैनाल में होता है, ठीक। एक हमारे फ्लूइड फील्ड कैनाल होता है, उसको हम लैब्रेथ कहते हैं। तो जो इनर ईयर को हम क्या कहते हैं, लैब्रेथ भी कहते हैं। एक कैनाल में होता है उसको फ्लूइड फील्ड कैनाल में होता है उसको हम लैब्रेथ कहते हैं, ठीक। देखिए ये लिखा है फ्लूइड फील्ड इनर ईयर का, जो फ्लूइड से भरा हुआ इनर ईयर को हम क्या कहते हैं, लैब्रेथ कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ टू पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है बोनी लैब्रेथ, एक होता है मेम्ब्रेन लैब्रेथ, ठीक है। बोनी लैब्रेथ होता है, एक मेम्ब्रेन लैब्रेथ। जो बोनी लैब्रेथ होता है उसमें पेरी लिम्फ भरा होता है, जो मेम्ब्रेन लैब्रेथ होता है उसमें एंडो लिम्फ भरा होता है, ठीक। सभी एनसीईआरटी लाइन है, ठीक। जो बोनी लैब्रेथ होता है वो सीरीज ऑफ कैनाल होता है, ठीक। इनसाइड द चैनल लाई इन द मेम्ब्रेन लैब्रेथ। जो बोनी लैब्रेथ होता है वो क्या होता है, सीरीज ऑफ कैनाल होता है, जैसे सीरीज कैनाल का सीरीज होता है, उसी में क्या होता है, मेम्ब्रेन लैब्रेथ होता है। यानी जो ये पार्ट है ऊपर वाला पार्ट, ये बोनी लैब्रेथ है, तो अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेन लैब्रेथ होंगे, ठीक। तो ये सब जो अभी हमने बात की है, बोनी लैब्रेथ, मेम्ब्रेन लैब्रेथ, ये हमने ऊपर से बात किया, जो इसके ऊपर वाले पार्ट हैं, इनर वाले पार्ट है, उससे बात की अभी। अब हम इसके अंदर वाले पार्ट में जाके बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉक्लिया की। हमने बताया था आपका दो होते हैं, एक होता है कॉक्लिया, एक होता है इनर ईयर में क्या होता है, एक होता है कॉक्लिया। ये सब अंदर की बात करें, ऊपर की बात थी बोनो लैब्रेथ, मेम्ब्रेन लैब्रेथ क्या थे, ऊपर की बात थी। अब हम बात करेंगे अंदर की। अंदर क्या होता है, कॉक्लिया होते हैं, एक होता है वेस्टिबुलर अपरेटस होता है, ठीक। और जो कॉक्लिया होता है वो किस में करता है, हियरिंग में, और जो वेस्टिबुलर अपरेटस होता है वो किस में करता है, बैलेंसिंग में। तो जो कॉक्लिया की बात करते हैं तो ये क्या होता है, क्वाइल पोजीशन होता है अब लैब्रेथ का। लैब्रेथ का मतलब कान के अंदर क्या है, ये कैसा है, मतलब इनर ईयर का क्या है, क्वाइल पार्ट है, ठीक। इसके तीन मेंबर होते हैं, एक वेस्नल होता है, रेसनल होता है, एक टेक्टोरल, ठीक। टेक्टोरल की बात हम अभी नहीं करेंगे, तो रेसनल और वेस्नल की बात करते हैं। ये रेसनल और वेस्नल क्या करते हैं, इसी यही मेम्ब्रेन इसको डिवाइड करते हैं, इनर को कॉक्लिया को थ्री पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं कॉक्लिया को, ठीक। रेसनल और वेस्नल मेम्ब्रेन कॉक्लिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यही दोनों मेम्ब्रेन में इसको कॉक्लिया को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो जो आउटर पार्ट होता है, जो अपर पार्ट होता है, इसको जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको स्कैलरा वेस्टिबुलाई कहते हैं, ठीक। जो मिडिल होता है उसको स्कैलरा मीडिया कहते हैं, और जो लोअर होता है उसको स्कैलरा टेम्पैनी कहते हैं, ठीक। जो स्कैलरा वेस्टिबुलाई और स्कैलरा टेम्पैनी में पेरी लिम्फ होते हैं, ठीक। और स्कैलरा मीडिया में कहते हैं एंडोलिम्फ होते हैं, ठीक। फिर से स्कैलरा वेस्टिबुलाई में पेरी लिम्फ होता है, स्कैलरा टिम्पैनी में भी पेरी लिम्फ होता है। जो मीडिया जो बीच में होगा उसी में क्या होगा, एंडोलिम्फ होंगे, एंडोलिम्फ, ठीक। अब बात करेंगे जो ये होता है स्कैलरा वेस्टिबुलाई, वो जो जुड़ा होता है किससे, जो इसका एंड किससे जुड़ा होता है, ओवल विंडो से, ठीक। जो स्कैलरा वेस्टिबुलाई इसका एंड किससे जुड़ा होता है, ओवल विंडो से, जबकि स्कैलरा टिम्पैनी का जो होता है एंड किससे जुड़ा होता है, राउंड विंडो से, ठीक।
तो देखिए ये ऐसे कॉकलिया, तो उसको हमने ऐसे खोल दिया, उसी कॉकलिया को ये इस ऐसे सेक्शन में गोलाई में काट के दिखाएगा, गोलाई पार्ट में, इसके 3 पार्ट में डिवाइड करता है इसके मेम्ब्रेन। देखिए मेम्ब्रेन हमको अपने दिखाया था आपको, तो 2 मेम्ब्रेन आपको दिखाया था, एक होता है रेसनल, एक वेसनल, एक होता है टेक्टोरल, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। एक होता है रेसनल, एक होता है वेसनल, 2 मेम्ब्रेन होते हैं, इसी जो कॉकलिया को डिवाइड करते हैं 3 कंपार्टमेंट में। एक होता है जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट होता है उसको स्केलर वर्टिब्राई, जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं स्केलर टिम्पैनी, और जो बीच वाला होता है उसको होता है स्केलर मीडियम। इन दोनों में होता है पेरिलिम्फ, इस वाले में होता है एंडोलिम्फ। ठीक, और इसको जो ये वाला देखिए ये हो गया रेसनल मेम्ब्रेन। ठीक, ये रेसनल मेम्ब्रेन हो गया, ये होगा ऊपर वाला बेसनल मेम्ब्रेन। तो इसी बेसनल मेम्ब्रेन पे आप देखिए, ये बेसनल मेम्ब्रेन जो है इसी के ऊपर क्या है, एक ऑर्गन ऑफ कर्टाई है। ठीक, एक स्ट्रक्चर ऐसे पाया जा रहा है, उसको ऑर्गन ऑफ कर्टाई कहते हैं। यही हेल्प करता है हमारे हियरिंग में। ठीक, ऑर्गन ऑफ कर्टाई कहते हैं। ठीक, इसी में क्या होता है, कुछ सीलिया, कुछ सेल पाए जाते हैं, हियरिंग सेल पाए जाते हैं। ठीक, और इसका जो प्रोजेक्शन होता है यहाँ पे, उसको स्टीरियोसीलिया कहते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्शन होता है। और इसी पे जो एक मेम्ब्रेन गया होता है, इसी को कहते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ठीक, तो जो ये सीलिया होते हैं, हेयर सेल होता है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, उसको ढका होता है हेयर सेल को। ठीक, हेयर सेल को मेम्ब्रेन ढका होता है, उसी को कहते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ठीक, तो टेक्टोरल मेम्ब्रेन नहीं डिवाइड करता है इनके कंपार्टमेंट, क्योंकि कंपार्टमेंट को कौन डिवाइड करता है, हमारे ईयर के कंपार्टमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है, कॉकलिया को कौन डिवाइड कर रहा है कंपार्टमेंट में, वो कौन करता है, रेसनल और बेसनल मेम्ब्रेन। ठीक, रेसनल बेसनल मेम्ब्रेन, इसको 3 कंपार्टमेंट डिवाइड करते हैं। जो ऊपर वाला होता है स्केलर वर्टिब्राई, बीच वाला स्केलर मीडिया, और सबसे ये नीचे वाला होता है स्केलर टेम्पैनी। ठीक, इसके जो वेसनल मेम्ब्रेन होता है, इसी में कौन होता है, ऑर्गन ऑफ कर्टाई होता है। ऑर्गन ऑफ कर्टाई में कुछ हेयर सेल होते हैं, हेयर सेल में कुछ प्रोजेक्शन होता है, उसको स्टीरियोसीलिया कहते हैं, स्टीरियोसीलिया। और ये जो हेयर सेल है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, जो इसको प्रोजेक्ट करता है, इसको धक्का होता है हेयर सेल को। ठीक, तो अभी तक हमने बात की कि हमारा जो रेसनल और बेसनल मेम्ब्रेन है, इसको 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे, स्केलर वर्टिब्राई, स्केलर मीडिया, स्केलर टेम्पैनी में। ठीक, अब बात करते हैं अगला कि जो इसके वेसनल मेम्ब्रेन पे होता है, इस पर कौन होता है, ऑर्गन ऑफ कर्टाई होता है। अभी हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था। ठीक, तो ये लोकेटेड कहाँ होगा, ऑर्गन ऑफ कर्टाई कहाँ लोकेट होगा, वेसनल मेम्ब्रेन पे। इस पर क्या होगा, कुछ हेयर सेल पाए जाएंगे। सो प्रेजेंट इन द रॉ ऑन द इनर साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कर्टाई, इसकी इनर साइड पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे रॉ ऑफ इनर साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कर्टाई पे क्या होंगे, हेयर सेल होते हैं, जो एक्ट करते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर। यही मतलब सुनने वाले रिसेप्टर यही होते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके जो वेसल एंड होता है ऑफ द हेयर सेल इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद अफरेंट नर्व फाइबर। जो इसके वेसल एंड पे क्या होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो होता है, इसके वेसल एंड पे यहाँ पे नर्व फाइबर ढेर सारे होते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं ढेर सारे नर्व फाइबर इसके वेसल एंड पे ऑर्गन ऑफ कर्टाई के। ठीक, तो वही बात है, इसके वेसल एंड पे ऑर्गन, यही किस में हेल्प करता है, हमारे हियरिंग में हेल्प करता है। यही हमारा ऑर्गन और कर्टाई, यही मेन ऑर्गन है। ठीक, देखिए अभी हमने आपको दिखाया था कि इस पर कुछ प्रोजेक्शन होता है, इसके हेयर सेल पर क्या होता है, कुछ प्रोजेक्शन होता है, छोटा छोटा प्रोजेक्शन ऐसे लटका होता है, ऐसे प्रोजेक्शन, उसी को क्या कहते हैं, स्टीरियोसीलिया कहते हैं। उसके हर एनसीईआरटी में हर एक लाइन को लाया हूँ। ठीक, इसके जो हेयर सेल पे क्या होता है, जो ऑर्गन कर्टाई पे जो हेयर सेल होता है, उस पर कुछ प्रोजेक्शन होता है ऐसे गोला गोला, उसी को क्या कहते हैं, स्टीरियोसीलिया कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है, एबव द रॉ ऑफ द हेयर सेल इज थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन का टेक्टोरल मेम्ब्रेन। तो जितने भी हेयर सेल हैं उसी के ऊपर एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन गया होता है, उसको ये क्या कहते हैं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। पूरा लाइन मैंने आपको एनसीईआरटी को दिखा के बताया, आपको एक एक लाइन भी बताया एनसीईआरटी का। अब बात करते हैं वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स, ये किस में वर्क करता है, बैलेंसिंग में। ठीक, और देखिए हमारा वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स कुछ ऐसा होता है, इस तरह। ठीक, मिक्की माउस की तरह होता है ऐसे। ठीक, ऐसे 3 ऐसे बने होते हैं। तो 3 क्या होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, और एक क्या होता है, ऑर्थोलिस्ट होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स के। 3 क्या होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, एक ऑर्थोलिथ होता है। ठीक, तो इस पर क्या है, वेस्टिबुलर पार्ट के 2 पार्ट हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, एक ऑर्थोलिथ। ठीक, और जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये कैसे होता है, तीनों क्या होते हैं, राइट एंगल में होते हैं। ये एक दूसरे कैसे होता है, तीनों राइट एंगल में लगे होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि बेस ऑफ कैनाल इज सेलोइन, इसके बेस पे कुछ फूला हुआ होता है, इसके बेस पे। तो देखिए इसके बेस पे, सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस पे कुछ ऐसे फूला हुआ होता है, सेलोइन होता है। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। इसके बेस ऑफ कैनाल पे क्या होता है, कुछ फूला सेलोइन स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। इसका प्रोजेक्ट रिजिड कहलाता है, इसका प्रोजेक्ट रिजिड स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं। इसी में क्या होता है, हेयर सेल प्रेजेंट होता है। ठीक, तो बस ये फिर से 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं। ठीक, ये राइट एंगल पे होते हैं तीनों। ठीक, इसके बेस पे कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, उसको एम्पुला कहते हैं। एम्पुला पे कुछ प्रोजेक्शन होता है, रिजिड प्रोजेक्शन मतलब कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर होता है एम्पुला पे। ठीक, एम्पुला पे उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं। क्रिस्टा एम्पुलरिस क्या है, हेयर सेल। क्रिस्टा एम्पुलरिस में क्या है, हेयर सेल है। अब बात करते हैं ऑर्थोलिथ। ऑर्थोलिथ की बात करते हैं। ऑर्थोलिथ इसी में 2 पार्ट होते हैं ऑर्थोलिथ में। ऑर्थोलिथ में एक होता है
सेकुलर यूटिकुलर्स। सेकुलर यूटिकल्स जो होते हैं इसी के अंदर होते हैं दोनों, ठीक। इसमें ऑर्थोलिट में ही होते हैं, सेकुलर यूटिकुलर्स इसी में होते हैं, ठीक। ये क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है राइट एंगल, सॉरी इसमें प्रोजेक्शन होता है रिजिड, इसमें भी एक प्रोजेक्शन होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है इसमें भी प्रोजेक्शन, उसको यहाँ पे मैकुला कहते हैं, ठीक। इसमें जो प्रोजेक्शन रिजिड होता है उसको किस्टा एम्पलरिस कहते थे, इसमें जो प्रोजेक्शन होता था उसको क्या कहते हैं, मैकुला कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, हेयर सेल होते हैं, सेंसरी हेयर सेल होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं किस्टा, यानी जो किस्टा एम्पलरिस है और म्यूकिया जो है आर द स्पेशल रिसेप्टर, ये क्या है, एक स्पेशल रिसेप्टर है ऑफ द वेस्टिबुलर अपरेटस का, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन ऑफ बॉडी बैलेंसिंग। यही दोनों क्या कहते हैं, बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, ठीक। तो जब ये क्वेश्चन पूछेगा कि बॉडी बैलेंसिंग में कौन हेल्प करता है तो वेस्टिबुलर अपरेटस देंगे। यदि आपको आंसर इसमें दिया किस्टा मैकुला की बात की है तो आंसर में किस्टा मैकुला ही लगाएंगे तब, क्योंकि वेस्टिबुलर अपरेटस की किस्टा एम्पलाई यही क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं बॉडी बैलेंसिंग में, क्योंकि इसी में क्या होता है, हेयर सेल पाया जाता है, ठीक। ये हमारा इनर ईयर की बात खत्म हुई। देखिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है। इसको मैं बुक में ही बता दे रहा हूँ, बहुत ईजी है, ठीक। कुछ है नहीं तो यहाँ मैं बुक में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से साउंड आता है, ठीक। साउंड का ये जो वाइब्रेशन होता है यहाँ से पिन्ना से कलेक्ट होने के बाद किस पर जाता है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसी को क्या कहते हैं, ईयर ड्रम में कहते हैं। ईयर ड्रम पे जाता है, यहाँ पे वाइब्रेशन करता है, इस पर वाइब्रेट करता है, ईयर ड्रम पे वाइब्रेट करता है, ठीक। वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेशन को ये भेजता है कहाँ, ईयर ऑस्किल में। ईयर ऑस्किल इसको 10 टाइम इंक्रीज करता है, इसकी इफिशियंसी को बढ़ाता है। ईयर ऑस्किल हमने आपको बताया था मैथ सिंह स्टेपिस का वर्क क्या है, इसकी इफिशियंसी को बढ़ाना, तो वाइब्रेशन की इफिशियंसी को बढ़ा देंगे। इसके बाद ये भेजेंगे कहाँ, कॉक्लिया वाले पार्ट में, ठीक। हमारे कॉक्लिया वाले पार्ट में जाएगा, और कॉक्लिया वाले पार्ट में जो ऑर्गन और कॉटाई है उस पर जाएगा। ऑर्गन और कॉटाई में क्या होता है, हेयर सेल होते हैं, हेयर सेल पे क्या होगा, यही वाइब्रेशन क्या होगा, इस पर टकराएगा, ठीक। टकराने के बाद इसी पे टकराएगा, इससे भी क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, ठीक। ये सेल में क्या होगा, वाइब्रेशन आएगा, यही वाइब्रेशन पे इसी सेल से क्या होगा, न्यूरॉन्स अटैच होते हैं, यही न्यूरॉन्स क्या भेज देंगे, हमारे ब्रेन को मैसेज भेजेंगे और फिर वहाँ से हमको हियरिंग होगा।